ज्वा बेटी छामिया कुजाली वी बेटी रे जो द्यूलो दे जो बाबा मी छमिया कुनी देणु छमिया खा करा को भोगी। और फिर जब घर आई मैं तो पिताजी ने कहा कि अब गाना नहीं है बेटा, स्टेज पर भी नहीं जाना। बट ऐसा क्यों? उन्होंने अपने दिल पर भी कितना बड़ा पत्थर रखा होगा। अब जब फोटो ली पिताजी ने तो पिताजी ने कहा ये लड़के के पिताजी हैं क्या कि नहीं ये लड़का है। ए भगवान, अब उनको बड़ा अजीब सा लगा कि क्या करूं मैं ना। और मतलब गंजी को तब मैं फिर ढैपुर होता है हमारे यहाँ एक जगह, एक कमरा है, कमरे के ऊपर एक छोटा कमरा, मतलब कमरा नुमा होता है, तान बोलते हैं। हाँ तान, हाँ। वहाँ जो है सामान रखा रहता था, उसके कोने में जा करके टॉर्च से, और तब मैं उसमें पढ़ती थी। लाइट तो होगी नहीं। और उसमें फिर मैं मतलब रियाज करती थी। सब लोग बैठे थे वहाँ, तो 216 या कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ उसमें प्रैक्टिकल में। अच्छा। बाकी सब लोग इधर उधर चले गए, तो उसमें मेरा सिलेक्शन, मैं अकेली महिला थी उसमें। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का एक और नया पॉडकास्ट। हमारे जीवन में लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक परंपरा, रीति रिवाज, एक तरह से यह हम सबके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन आज की हमारी मेहमान बेहद खास हैं, जो अपने भीतर लोकगीत और लोक संस्कृति के सागर को समेटे हुए हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष से एक अलग गाथा लिखी। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन नजीमाबाद की वो पहली महिला संगीतकार, यानी भारत की पहली महिला संगीतकार होने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। न जाने कितनी महिलाओं को वो वापस गाने की दुनिया में लेकर आए। उन्होंने उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक परंपरा को बढ़ाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। कई महिलाओं को उन्होंने तैयार किया है, जो आने वाली पीढ़ी को हमारी लोक संस्कृति, लोक गाथा और लोक परंपराओं से जोड़ पाए। और आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर माधुरी बर्थवाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लग रहा दीदी आप हमारे स्टूडियो में आए। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है, माता रानी की कृपा है। बिल्कुल, कि माता रानी के रूप में आप हमारे स्टूडियो में आ जाई हैं, और सबसे मिलने का समय मिला रही है। सभी दुनिया देख रही है, बिल्कुल, तो सभी से मिलने का एक बहुत अच्छा वक्त है। दी मैं तो बहुत लंबी चर्चा होगी हमारी, क्योंकि आप आई हैं और मैं चाहता हूँ, और पहली बार हमारे स्टूडियो में आई हैं, तो क्यों ना हमारी शुरुआत मांगल गीत से, और वो आपके मुखार बिंदु से फिर कहने ही किया। हाँ, सबसे ये हमारी परंपरा है, लोक परंपरा कि जय और यश की कामना करना सबके लिए। बिल्कुल। जो जैसा देना खोली का गणेशा, जो जैसा देना मोरी का नारायणा, जो जैसा देना गाँव को भूमिया, जो जैसा देना पंचनामा देवा, जो जैसा देना कुल देवा भैरवनाथ, जो जैसा देना पितर देवता। ऐसे तो बहुत सारे देवता हैं, सबको ही जय और यश देने की उनसे कामना की जाती है, लेकिन पितृदेवता सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, जो हमारे साथ रहे, जिन्होंने हमको जीवन दिया। और भी देवता जितने भी हमारे कुल देवता, ये भूमि देवता जहाँ पर हम जो साक्षात हैं, बिल्कुल
ऐसे बहुत सारा मांगल लोकगीत गाए जाते हैं, बहुत कई कई घंटे तक एक एक ही मांगल लोकगीत भी चलता है। ऐसी लोक परंपरा है, बहुत सुंदर। तो दीदी, मैं तो हमेशा ही मतलब हर कोई ये जानना चाहेगा कि ये गाने की रुचि बचपन से ही थी, शुरुआत से ही थी, या फिर बाद में आके आपने ये सब सीखा? अब ईश्वर ने शायद, मैं सोचती हूँ, इसीलिए मेरे को धरती पर भेजा है। हाँ। और वैसे तो मुझे जो है ना, कला भी मेरी बहुत अच्छी थी। ड्राइंग, आलेखन कला, उसमें भी बहुत अच्छी थी। मैं गुड्डे गुड़िया भी बना लेती थी उससे, मिट्टी से खिलौने बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कूटना, पीसना, सब चीज़ बहुत अच्छा लगता था मुझे। रेसर भी बहुत अच्छी थी मैं। अच्छा। हाँ, और नाटक, मतलब नाटक भी करती थी मैं। अच्छा, है ना? आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। हाँ, ये मतलब ये सब चीज़ें मुझे अच्छा लगता था। लेकिन कहते हैं ना कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। कभी इधर भागो, कभी उधर भागो, तो वो कभी रही मन सींचे मूल को, फूले फले अघाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर उधर भागने से अच्छा है कि एक चीज़ चुनो और लगनशील होकर के उसी को अपनाओ, तो उसके कारण सब कुछ मिल जाता है। तब फिर जो है बचपन में तो जब बोलना सीखा होगा थोड़ा बहुत, तो कुछ माता पिता का भी जो है इसमें बहुत बड़ा एक बलिदान ही होता है बच्चे के लिए, कि मैं तो बलिदान ही बोलूँगी उनको, कि बहुत कुछ सहना पड़ा उनको मेरे लिए, है ना। मेरे से पहले 2 भाई थे, तो वो रहे नहीं, तो फिर उनको लगा होगा कि कहीं ये भी ना चली जाए, तो उन्होंने मेरे को जो है नागा बाबा की झोली में रखा और उनसे ख़रीदा। फिर ये भी एक किस्म से जो भी टोना टोटका जो भी है, ये टोटका होगा जो भी होगा, उनको ही पता होगा, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। बचपन में जब आप छोटी थी? हाँ, जब छोटी थी। फिर उसके बाद उनको बहुत लगाव था मुझसे, बहुत प्यार करते थे। मतलब पैर भी जब मेरे धोते थे ना, तो रुई से धोते थे, कभी इसके पैर में कोई वो ना हो जाए, खुरचन तेज़ तो नहीं हो जाएगा ऐसे। तो मतलब इतना नाजुक बना रखा था उन्होंने मेरे को। अब जब मैं छोटी थी तो मतलब जब बोलना सीखा होगा तो पिताजी दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे। अब उनके बगल में मैं बैठ जाती थी, और जब वो गा करके, क्योंकि रामलीला में भी बहुत पाठ करे उन्होंने और गाते बहुत अच्छा थे, सितार वादक थे, सितार बजाते थे। लेकिन था कि जब उनके साथ में बैठती थी दुर्गा सप्तशती, जब वो पढ़ते रहते थे मैं बैठ जाती थी, तो मैं भी तोतली आवाज़ में वैसी बोलती होंगी उनके। तब आप कितनी आयु की थी? ऐसे रही होंगी, 1.5 साल की रही होंगी मैं। अच्छा। तो थोड़ा सा फिर तोतलापन भी गया होगा, फिर उसके बाद धुन भी अच्छी वैसी पकड़ ली होगी मैंने, तो गाने भी लगी होंगी थोड़ा बहुत। तब तक हमारे यहाँ, मैं लैंसडाउन में रही उन दिनों, तो लैंसडाउन में फिर एक डुगडुगी पिटती थी उस समय ना, और सब लोग चल जाते थे क्या समाचार आया है। अच्छा। संदेश वाहक होते थे ना वो लोग। अच्छा, उस दौर में जब संदेश देना होता था, हाँ हाँ हाँ, तो डुगडुगी के माध्यम हाँ, से, डुगडुगी के वो माध्यम, मतलब एक मैसेज कन्वे करते हाँ जी, हाँ जी, कि ताकि सब लोग इकट्ठा होकर सुन लें कि क्या समाचार है। अच्छा। तो मेरे को जब वहाँ पर पिताजी भी गए होंगे सुनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक के बच्चों को नरेंद्र क्लब में ले आए, और वहाँ पर उनका हम गाने का वो करेंगे, उनका कंपटीशन। और मतलब तब सब ले आए अपने बच्चों को, तो पिताजी मेरे को भी ले गए। अच्छा। तो मैं 2.5 साल की रही होंगी उस समय। अच्छा। अब जब मेरे को वहाँ ले गए, तो मतलब उन्होंने ऐसे करा कि जैसे हम गा रहे हैं वैसे करो, और एक्टिंग भी करो वैसे ही। अच्छा। तो उन्होंने कहा मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, ऐसे करके करा ना उन्होंने। अच्छा। तो फिर मैं जो है मैंने वैसे ही करा होगा। अच्छा। और मैं छोटी, मुझे क्या पता कि कैसा करा। हाँ। लेकिन जैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने करा, तो तब जो है मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। तो मुझे उन्होंने राधा बनाया, और एक थी माधुरी भदोला दीदी, उनका नाम भी माधुरी था, तो उनको उन्होंने कृष्ण बनाया। तो राधा कृष्ण फिर हमको डांस सिखाया उन्होंने। और भाई साहब थे वहाँ पर, नेगी भाई साहब वो, और एक थी पसबूला थी वो, तो उन्होंने मतलब हमारा सिलेक्शन किया और फिर हमको सिखाया, और बाकायदा मैं राधा बन के फिर उसने, तो उसमें मतलब स्टेट लेवल पर हम फर्स्ट आए दोनों। अरे वाह! और तो पिताजी बहुत खुश होंगे। बहुत खुश, बहुत खुश। और जब स्कूल में जो प्रिंसिपल थी वहाँ पर, तो उनको जब पता लगा कि सुबदार मोहल्ले में है वो लड़की और वो फर्स्ट आई है, तो उसको स्कूल में भर्ती कर दो।
और इत्तेफाक से जो हमारे गांव में थे, दादाजी बोलते थे हम उनको, रघुवीर सिंह दादाजी, तो उनके बड़े बेटे की बहू जो थी वहाँ पर टीचर थी वो। अच्छा। है ना, इतिहास पर मतलब कोई विषय की टीचर रही होंगी वो, तो वो मेरे को फिर उंगली पकड़ के स्कूल ले गई 2.5 साल में ही। अच्छा। और बस फिर कच्ची 1 में भर्ती कर दिया, 1 साल उम्र बढ़ा दी होगी उस समय। हाँ हाँ। बस वो भर्ती कर दिया उन्होंने मेरे को। अब उसके बाद जो है फिर तो जब स्कूल में भर्ती हो गए तो भी सिलसिला चल पड़ा। सिलसिला चलता रहा। फिर एक प्रोग्राम में जाओ, दूसरे प्रोग्राम में जाओ, फिर अच्छा, तो जब इतने छोटे से ही आपने प्रोग्राम में जाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो आत्मविश्वास तो बचपन से ही बढ़ गया। हाँ, और फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उस जमाने का तन रे गो कुड़ियों ने मन रे गो कुड़ियों गुरु गुरु गाँव रे, ओलू गो कुड़ियों गुरु गाँव रे। कितना बढ़िया। अब ये जो है कोई वहाँ पर उधर की रही होंगी तो उन्होंने गुजराती सिखाया हमको। अच्छा। और हमने नृत्य करा उसमें। अच्छा। और फिर उसके बाद जहाँ देखो वहाँ फर्स्ट आ रहे हैं हम। हाँ। है ना, फिर एक तहलका मच गया कि अच्छा वो दोनों आ रहे हैं तो वो यही आएंगे, तो फर्स्ट वही जीतेंगे। हाँ। मतलब वो कोई एक ठप्पा मार दिया हमने। हाँ। उसमें ना स्कूल में भी अच्छा हाँ, नाम हो स्कूल गया। में अच्छा नाम हो गया। और फिर जो है ओ पार भीड़ की बसंती छोरी रुमा झूमा, ओ धान तेरी ये मूंग की माला छुमा छुमा, आहा रहट की ताना घटा कुली बाना, दुनिया दुरंगी हुए गे बखता बेमाना। अरे घर में मंडुआ नेती मेरी बसंती हो, अरे पार भीड़ की बसंती तू मांगी छे पाना, अरे पार भीड़ की। तो मतलब हमारे संस्कारों में वही बसा हुआ था, पूरा विश्व एक है। और झूम जाते होंगे। हाँ, सब लोग इन गीतों में तो हाँ, वैसे ही बहुत सुंदर। हाँ, और ऐसे करके बहुत सारे फिर लोग गीत मेरे को वहाँ पर जो टीचर्स थी वो नृत्य सिखाती थी। तो आप नृत्य भी करती थी। हाँ, और गायन भी करती थी। हाँ, और फिर जो ढुड़का भी बजा देती थी मैं। हाँ, वो सीखा या ना ऐसे ही शौक में। हाँ, शौक में। अच्छा। अब जब एक बार हाँ, वो हो ही जाता है जब आपका संगीत में रुझान हो तो उसके वाद्य यंत्रों से रिश्ता हाँ, जुड़ ही जाता है। हाँ। और तब उसके बाद जो है तब ये फिर जो है जब हम 6ठी क्लास में आई मैं, और जब सब जगह खूब तहलका मचा हुआ है। अब जब 6ठी क्लास में आई मैं तो मैंने उस समय ये लोक नृत्य करा, मैंने और माधुरी भदौला हम दोनों ने करा ये लोक नृत्य। तो इसमें था कि फूली गे छो देना नारायणा ए गुचे तो मैणा। इसको मैं कभी नहीं भूल पाती मैं, कि इसमें इतना बड़ा नाम हुआ और उसके बाद मेरा मुंह बंद कर दिया। ऐसा क्यों बताइए तो। कसी छाई जूली मेरी लागी छो नाराई, मैं गा नहीं सकती इसको। मेरे को बहुत वो दिन याद आ जाता है मुझे कि इसमें फर्स्ट आए हम, और उसके बाद सारी दुनिया में। आप इसे गाइए, इसका राग बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो वो जो है जब इसमें फर्स्ट आए हम, और इतनी बड़ी शील्ड थी यार, उसके पीछे छुपे हुए थे। मतलब कितनी बड़ी शील्ड रही होगी वो। तो मेरे को हाथ पकड़ करके किनारे करा गई, इसके पीछे छुप गई तू तो ना, ऐसे करके। और फिर जब घर आई मैं तो पिताजी ने कहा कि अब गाना नहीं है बेटा, स्टेज पर भी नहीं जाना। बट ऐसा क्यों? उन्होंने अपने दिल पर भी कितना बड़ा पत्थर रखा होगा। बट उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनको किसी ने कुछ कहा? आप तो बहुत छोटी थी। नहीं, अच्छा कर रही क्या थी, पता क्या कहा ना, कि नचाड़ बनी हुई है, ऐसे क्या बोला। उन्होंने मुझसे तो नहीं कहा कभी, पर ऐसे ही बोलते थे ना। इस तरह का प्रेशर रहता हाँ, था कि मतलब कि लड़कियों के लिए गाना बजाना अच्छा नहीं मानते थे। अच्छा। है ना। और फिर आपको मना करा? और जब मना करा उन्होंने तो मैं तो बिल्कुल अधमरी खत्म। बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार, और वो काल ज्वर बोलते थे उसको। अच्छा। आर या पार, या उसमें कोई अंग भी विकृत हो जाता था ना। तो तब जो है अब जब स्कूल में मैं नहीं गई तो मुझे प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी मानती थी, सारे टीचर्स। तो भाई आप उस स्कूल के लिए सील ला रही हैं, ट्रॉफी ला रही हैं, जीत के आ रही हैं, तो दूसरी जगह भी स्कूल का नाम हो जाता है ना। तब उनको जब पता लगा कि वो कहाँ गई, तो मतलब मैं जो है तब ये मेरे घर आई फिर वो।
जो प्रिंसिपल थे हमारी, मुरादाबाद की रहने वाली थी। तो तब उन्होंने कहा कि पिताजी से कि आप इसको मारना चाहते हो क्या? अच्छा। तो पिताजी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समाज से इतना बैर भाव मोल नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे मेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे समाज वाले, मुझे निष्कासित कर सामाजिक देंगे दबाव। समाज से, है ना। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ। वो चाहते थे लेकिन समाज के दबाव में उन्होंने आपको रोक दिया। हाँ, क्या पता क्या सुना होगा, क्या भरोसा, उन्होंने कभी बोला भी तो नहीं। और वैसे भी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अच्छा। हाँ, और नज़रबंद कैद में भी रहे वो, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे दादाजी जब दादाजी को परेशान कर रहे होंगे, कहाँ है तुम्हारा लड़का, कहाँ है तुम्हारा लड़का, तो मेरे दादाजी ने कहा मेरा लड़का नहीं है वो, क्या करते, है ना। और उसके बाद जो है माँ रही होगी अकेली, तो वैसी रही माँ जो है, अच्छे घर की थी, बहुत अच्छे घर की। मेरे नाना जी भी राजवैद्य थे, और एक जो ज्योतिषाचार्य भी थे, रुद्रदत्त कंडवाल, है ना। और वो मतलब इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे वो, कि जब मैं अपने नाना जी के घर में पैदा हुई होंगी ना, तो उन्होंने पिताजी को बुलाया, कहा कि इसको बेटा, इसको ले जाओ तुम, क्योंकि फिर यहीं रह जाएगी। और जब मैं पैदा हुई और वो मेरे को ले गए, तो उसके 24 दिन बाद वो मेरे नाना जी खत्म हो गए। तो अगर वो मैं वहीं रहती तो वहीं रह जाती फिर मैं। देखो उन्होंने पहले ही बता दिया। मेरे जन्म पत्री में भी उन्होंने सारा लिखा हुआ था पहले। अच्छा। मेरी गरीब ये सब के बारे में मेरी गरीब बच्ची बोलती थी मेरे लिए। अच्छा। मेरी गरीब बच्ची ना, बहुत याद आती है। हाँ, वो लोग कभी भूले नहीं भुलाए ना। नानी मेरी इतनी अच्छी थी कि बहुत प्यार करती थी मुझे। जैसे नानी के घर गई हूँ मैं अगर, तो वो गाय धोती थी, लोटा उठाया और मेरे से बोलती थी जमीन में मत रखना, सूदे पी जा। अच्छा। और वैसे कच्चा दूध, हाँ, वैसे पी जाती थी मैं। अच्छा। ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि तो फिर मतलब जब टीचर आई थी, हम उस पे थे, आपके टीचर आपके पिता, हाँ, तब उन्होंने पिताजी से कहा कि आप इसको जो है ऐसे मत करो, इसको बाहर ले जाओ और इसको जो है क्लासिकल सिखवाओ, और वरना ये दुनिया से चली जाएगी ना। तब पिताजी ने कहा कि ठीक है। तो मुझसे कहा कि बेटा तू किसी से नहीं बोलेगी कि तू कहाँ जा रही है। वो बोलते थे झूठ मत बोलना, या किसी के सामने हाथ मत पसारना। तुलसी कर पर कर करो, करतर कर न करो, जा दिन करतर कर करो, ता दिन मरण करो। ये उन्होंने मेरे से बार बार बोलते थे। कितनी बड़ी सीख थी। हाँ, कभी यूं मत करना, यूं करना ना, ये उन्होंने मेरे से हमेशा बोलते थे। और पिताजी मेरे से ही कोई बात करनी हो ना, तो मुझसे ही बोलते थे। कुछ पैसे गिनवाने हो भी मुझसे बोलते थे चल बेटा तू गिना, पटापट गिन देती थी मैं। और भाई बहनों को नहीं दिखाते थे। अच्छा, किसी से मत बोल। आपके प्रति एक अलग स्नेह। हाँ, और किसी से कुछ बोलनी, इधर की उधर, उधर की उधर कभी मत करना। अच्छा, ये भी उन्होंने सिखाया। और उसके बाद तब फिर मुझे तब वो नजरबाद ले जाते थे और मुझे बोलते थे अगर 2 दिन के लिए गई या 4 दिन के लिए गई तो बोलती थी 40 दिन का याद करके जाएगी। अच्छा, पढ़ाई। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ज्वाला प्रसाद शर्मा जी वो मेरे गुरुजी थे। अच्छा, है ना, हरि गणेश केलकर जी। फिर आपने क्लासिकल सीखा। हाँ, तब मैंने क्लासिकल सीखने के लिए नजरबाद गई मैं। हाँ। उनके पास। और फिर जो है वहाँ पर जो है वो मेरे को सिखाते थे। तो 4 बजे से सीखती थी मैं, शाम को। सुबह 4 बजे से, और पूरे दिन भर रियाज करा। एक राग पूरा एक दिन में करा, फिर दूसरा राग दूसरे दिन करा, तीसरा राग तीसरे दिन करा है। 4 राग हो जाते थे मेरे। अच्छा। 4 दिन में। और उसके बाद जब लहसुन आती थी मैं, तो उसके बाद जो है सुबह 4 बजे वो आदत पड़ गई। फिर उन्होंने वैसी आदत डाल दी ना मुझे। और उसके बाद अकेले रियाज करने लग गई। तब मैं फिर ढैपुर होता है हमारे यहाँ एक जगह, एक कमरा है, कमरे के ऊपर एक छोटा कमरा, मतलब कमरा नुमा होता है। टान बोलते हैं। हाँ, तान, हाँ, टान भी बोलते हैं उसको, ढैपुर कोई टान बोलता है। तो वहाँ जो है सामान रखा रहता था, उसके कोने में जा करके टॉर्च से, और तब मैं उसमें पढ़ती थी। लाइट तो होगी नहीं। और उसमें फिर मैं मतलब रियाज करती थी। अब रियाज कैसे, ऐसे नीरे गरे नीरे सा नीरे गा रे नीरे सा, ऐसे करके किसी को पता न लगे। अब माँ अगर आवाज़ बाहर, वो बोलते थे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और खट खट डंडी से मारते थे ऐसे करके कि आवाज़ आ रही, जोर से बोल के। हाँ, फिर मैं धीरे धीरे बोल जाती थी। फिर उसके बाद स्कूल के लिए तैयार हुए, और फिर 7 बजे स्कूल गए। फिर स्कूल से आए
फिर स्कूल का जो है, अरे स्कूल में भी जब वैसे हमारी क्लास बहुत अच्छी क्लास थी, अगर पीरियड फ्री भी रहा हमारा तो हमने जो है एक दूसरे से फिर हम बात करते थे, मतलब पढ़ाई वाली बात। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी? हाँ, क्लासिकल अलग था। क्लासिकल का तो किसी को पता नहीं था ना। और वो क्लासिकल था, और उसमें जो है स्कूल गए, स्कूल में सारे पढ़ाई करी, फिर स्कूल से आए और फिर जो है ये वहाँ पर जो है फिर खाना भी खाया नहीं खाया कोई मतलब नहीं। एक दिन माँ वहाँ पर रोटी रख गई जैसे मेरे लिए, और उसके बाद मैं तो स्कूल से आई, कपड़े बड़े चेंज करे और उसके बाद अपना होमवर्क शुरू कर दिया। खाने वाने से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई बस, एक सूत्री कार्यक्रम। और अपने ये जो है होमवर्क करा। म्यूजिक बता रही हूँ ना, सुबह तो 4 बजे उठती थी ना म्यूजिक के लिए। अच्छा, पहले 4 बजे, फिर स्कूल जाना, फिर आगे फिर होमवर्क करना, फिर और होमवर्क करने के बाद फिर मैं नीचे घूमने भी नहीं गई, खेलने भी नहीं गई। मैं रेसर भी बहुत अच्छी थी, मैं जली हुई रेस में हमेशा फर्स्ट आती थी, चीयर रेस में भी फर्स्ट आती थी, लेकिन फिर गायब हो गई। शूटिंग का भी शौक था ना? हाँ, फिर गायब हो गई। तो आप कर तो पाएंगी तब तो कोई ऐसी नहीं। फिर वहाँ पर नाटक भी मेरे से करवाए, जैसे सीता बनाया, राधा बनाते थे, और ये सब बहुत सारे रोल मैंने करे बचपन में ही। और पर सीता रामलीला में या स्कूल में? स्कूल में। और तब फिर जो है जब मना कर दिया ना गाने के लिए, तब मैं नाटक में ही लेती थी भाग, और बस बाकी और कुछ नहीं। और फिर बाकी अपना म्यूज़िक ये चुपचाप से छुप करके म्यूज़िक वो करना। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ, माँ ने वहाँ पर रोटी रखी होगी। अच्छा। और माँ ने कहा कि तू होमवर्क कर रही, चल रोटी खा लेना, हाँ यहाँ पर रखी है। उसके बाद जो है माँ आई फिर दोबारा से, तो सब्जी तो वहीं रखी थी, रोटी गायब। उन्होंने कहा तूने सब्जी नहीं खाई, रोटी खा गई तू और सब्जी नहीं खाई। मैंने कहा नहीं तो मुझे पता ही नहीं है रोटी कहाँ है। देखा तो वो सामने बांज के पेड़ में जो है ना कौवा खा रहा वो रोटी को। वो कौवे की हिस्से की होगी ना। हाँ, मतलब आप पर्दे पे इतनी मग्न थी, आपको पता ही लगा आपकी रोटी कौवा लेके चला गया। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। है ना, और रोटी ले गया वो। और भैया तब मैं डांट में कहती कि तू अपने लिए तूने खाएगी तो फिर जिंदा कैसे रहेगी, खाएगी नहीं तो ना। कितने परेशान हुए माँ बाप। मतलब इतना कमिटमेंट पढ़ाई को लेकर था। तब एक तरफ से माँ खिलाती थी और एक गस्सा पिताजी खिलाते थे, और बोलते थे कि खा रही है कि नहीं। और एक रोटी बहुत मुश्किल से खा पाती थी मैं, है ना। दूसरी चीज़ क्या था कि बासमती चावल हमारे गांव में होता था। अच्छा। और उसको ज़बरदस्ती तब उसको खिलाया होगा मुझे, और ज़रा सा चावल फर्क हो गया तो मुझे ऐसे हो जाता था, धसके लग जाने शुरू हो जाते थे। तो बोलते थे इसके बस का कुछ नहीं है। और जब कभी भी कोई चावल वो उसकी जांच करवानी हो ना तो मुझे खिलाते थे कि सच ये सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। अभी भी जो है ना मैं चावल नहीं खाती। अच्छा। क्योंकि मेरे को धसका लगता है बहुत। अच्छा। पता नहीं कोई भी चावल हो नहीं खा सकती मैं, केवल हंसराज ही खाती थी अपने गाँव का। अच्छा। उसके अलावा चावल होते नहीं, बासमती हंसराज बस। अब गई थी मैं अपने गाँव तो मुझे बहुत बुरा लगा जब वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। कुछ नहीं। बुरा तो लगता ही है ना, जिस गांव को पूरा हरा भरा। हाँ, लोगों से और फिर जो है फिर खेत तब लहलहाते देखे, आज वहाँ कुछ नहीं। बट आपका ये था ना, आप टीचर का कमिटमेंट था ना। हाँ, तो फिर मेरा ये था ना कि मैं लैंडस्टोन में रही ना, वो तो 2 महीने के लिए हम गाँव जाते थे जाड़ों की छुट्टियों में। अच्छा। तब जाड़ों की छुट्टियों में जब जाते थे हम गांव में, तो लैंडस्टोन में तो मैं खेलने भी नहीं गई फिर। और जैसे होमवर्क करा फिर उसके बाद जयपुर घुस गए, और फिर वहाँ अपना रियाज शुरू हो गया 12 बजे तक। और 10 बजे पिताजी मेरे को नीचे ले आते थे। अच्छा। वहाँ से चल नीचे चल, पागल हो जाएगी वरना तो सो जा। अब पिताजी ने मुझे सोने के लिए वो कर दिया, कमरा दे दिया। और उसके बाद जो है पिताजी गए अपने कमरे में, और उसके बाद मैं टॉर्च लिया और रजाई ओढ़ी और उसके अंदर पढ़ रही हूँ। तो 12 बजे रात तक, कि अगर फेल हो गई तो फिर क्या होगा, शादी कर देंगे, ये भी डर था। तब फिर जो है अच्छा, पास होंगे तो शादी नहीं करेंगे, हाँ, फेल होंगे तो शादी कर देंगे। अब उसके बाद जो है फिर सब था ना, डर भी था। अब जो जिसको लगी डर उसका बना घर, और जो जिसको लगी डर वो गया मर। तो मेरे लिए दोनों ही अर्थ थे इसमें। हाँ। है ना, कि अगर मैं डर गई तो मुझे जो है संगीत से छुड़वा देंगे, और अगर नहीं डरी तो बस मैं संगीत सीखूंगी। और मैं अगर डर गई तो शादी हो जाएगी। वो भी तो डर मेरे लिए था ना, शादी नहीं करना चाहती, शादी नहीं करनी तो मर जाती मैं, तो अगर ये फेल हो जाती तो शादी कर देते हो मेरी। फिर क्या हुआ कि जब मैं 6ठी 7वीं क्लास में आई तो हम लोग लैंडस्टोन से अपने गांव जा रहे थे। उस समय आने जाने का साधन इतना ज़्यादा नहीं था, पर पैदल भी चलते थे हम। तो हम लोग सब जा रहे थे अपने गांव,
तो मेरे नाना जी वहाँ पर मिले, मेरी नानी के भाई वगैरह थे, तो वो मिले वहाँ पर। तो उन्होंने कहा, अरे ये मधु है, ये तो बड़ी हो गई, अब तो ब्याहने लायक हो गई है, इसकी जन्म पत्री दे देना बेटा पिताजी के लिए। पहले गांव में ऐसे ही कहते थे, थोड़ा बच्ची बड़ी हो गई, चलो अब इससे शादी करनी है। हाँ। तो उन्होंने पिताजी से कह दिया कि इसकी जन्म पत्री दे देना। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं भिजवा दूंगा। अब पिताजी झूठ तो नहीं बोल सकते, वो भिजवाना था उन्होंने जन्म पत्री। मैंने सोचा इन्होंने ऐसे क्यों बोला। अब मैं गाँव में आई और वही दिमाग में मेरा फंसा हुआ था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब पिताजी चले गए, फिर लैंसडाउन हमको छोड़ करके वो वापस चले गए लैंसडाउन। अब जब वहाँ पर वापस छोड़ा, सुबह मैं करी कब होगी सुबह, अब सुबह हुई और 5 बजे उठी और वहाँ पर सीढ़ी लगाई और वहाँ पर बहुत बड़ा आम का पेड़ था, उसके ऊपर बैठ गई और इतने सारे पत्थर भी ले गई, बुनाई भी ले गई। बुनाई बुनने के लिए मैं बुनाई भी बहुत अच्छा बुनती थी, मैं सिलाई भी बहुत अच्छा करती थी। अच्छा। क्या नहीं आता था, सब कुछ आता है मुझे, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं आता। हाँ, खाना बनाना नहीं आता है, नहीं आता था तब। अच्छा। तब उसके लिए भी क्या हुआ वो मेरे को याद दिलाइएगा कि खाना बनाने में क्या हुआ। तब फिर जो है ये जो है, तब मैं जो है सुबह सुबह आम के पेड़ में चढ़ गई गुस्से से। हाँ, मुझे शादी नहीं करनी है ना, मैं फेल भी नहीं हुई, तुमने शादी कैसे करने के लिए हाँ कर दिया। अब वो जो है आम के पेड़, माँ कह रही है, माँ कुछ भी नहीं बोल सकती। अब माँ कह रही क्या करूँ। तो मेरी बहन के पास दिया कि बेटा ये जा उसको दे दे, खाना खा लेगी। तो आई दीदी खाना खा ले दीदी, ऐसे करके पूनम दीदी खाना खा ले। मैंने कहा खाना, और मैंने ऊपर से पत्थर फेंका। अब मैं सोचती हूँ कि भगवान अगर वो पत्थर उसमें निशाना सही नहीं होता, मेरे निशाना भी बहुत अच्छा था। मैंने कहा अगर निशाना खराब होता तो उसकी खोपड़ी में लग जाता। तो वो पत्थर कहाँ पड़ा, थाली में, और थाली गिर गई उसके हाथ से ना। मुझे नहीं खाना, मैंने कहा तुम्हारा खाना। और उसके बाद 7 दिन तक मैंने अनशन ले लिया था, 7 दिन। अच्छा, 7 दिन का अनशन, कुछ नहीं खाया। अच्छा, कुछ नहीं खाया। घर वाले तो डर गए होंगे। हाँ, घर वाले डर गए बुरी तरह से। तब मेरे ताऊ जी आए तो उन्होंने पाठ करना था हमारे यहाँ, पिताजी ने भी आना था। तो ताऊ जी आए, तो ताऊ जी मोहनलाल उनियाल, तो उन्होंने कहा कि माँ ने उनको सारा बता दिया होगा। वो तो अब सोचती हूँ ना मैं, उस समय तो मेरे को उतनी नहीं रही होगी अकल। तो ताऊ जी ने कहा कि अच्छा मैं उसको बुलाता हूँ। तो उन्होंने क्या करा कि बेटा तूने तम्बाकू कहाँ रखा। मैंने कहा ताऊ जी वो ना वो अलमारी है, उस अलमारी में है तम्बाकू, वहीं रखा है मैंने। हाँ कि मिल नहीं रहा मुझे। आता उन्होंने मेरे को तू ही आके दे बल मुझे। अब मैं जैसे ही नीचे आई ना, उन्होंने सारी बहनों को सिखाया हुआ था कि इसको मुंह में खिला देना कुछ ना कुछ। और जैसे ही मैं नीचे आई उन्होंने मेरे को खिलवा दिया, अनशन तोड़वा दिया। बस अनशन टूट गया। हाँ टूट गया। तो वो शादी वाली बात फिर नहीं, तब उन्होंने मुझसे कहा ना कि बेटा क्यों कर रही है ऐसा, तेरे पिताजी को मैं समझाऊंगा। अच्छा। तेरी शादी नहीं होगी तब तक जब तक तू नहीं चाहेगी, ठीक है। हाँ, तेरे पिताजी को मैं समझाऊंगा। तो उन्होंने समझा दिया होगा जो भी है। फिर पिताजी इस विषय में कुछ नहीं बोला उन्होंने, पर उन्होंने जो भी है, मतलब मुझे इस चीज़ का नहीं पता। माँ पिताजी को फिर लैंसडाउन चले गए हम। तो उसके बाद जो है फिर एक नागा बाबा है। जब भी मैं परेशान हुई या जब भी मेरे जीवन में कुछ उथल पुथल हुई या जब मैं बहुत परेशान हो गई, तो हमेशा नागा बाबा आते हैं, पता नहीं कहाँ से, आज तक। हाँ। अच्छा, ये बड़ा संयोग ये मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है मेरे लिए भी, या दकियानुसी विचार नहीं है मेरे, लेकिन ऐसा क्यों होता है। तो तब जो है नागा बाबा आए, उन्होंने माँ से कहा कि बेटा मुझे चाय पिला दे। तो माँ ने उनको चाय दी, उनको पैसा भी दे रही थी। उन्होंने कहा नहीं पैसे का क्या करूँगा मैं। तब उन्होंने कहा कि बच्चे ठीक हैं, ये बेटा ठीक है, बेटी ठीक है। तो माँ ने कहा कि बाबा ये ऐसे ऐसे है, शादी कब होगी इसकी, ये मना करती है, इसने ऐसे ऐसे करा। तो बाबा ने कहा कि जब होनी होगी तब हो जाएगी, इसके लिए जिद मत करना, वरना संन्यास ले लेगी ये। अच्छा। तुम डोली एक तरफ भेजोगी, पता लगा डोली से गायब हो गया, संन्यास लेके बैठ गई ना। अच्छा। तो डरा दिया उनको ना। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, अंदर ही बेचारे कितने घुटे होंगे मेरे लिए, है ना, घुटते रहे, कितने रिश्ते आए। और उसके बाद जो है फिर छोटी बहनों की शादी करवा दी मैंने। अच्छा, आपसे पहले बहनों की शादी हुई। अब जब पढ़ के जब मैंने हाई स्कूल करा, तो हाई स्कूल करके जो है फिर यहाँ राजमाता लैंसडाउन से ना, हाँ हाई स्कूल लैंसडाउन से करा। और उसके बाद राजमाता जो इंटर कॉलेज है यहाँ टिहरी में, तो वहाँ मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ कला अध्यापिका के। 10th के बाद?
हाँ। तब ऐसे मिल जाती थी जॉब? नहीं नहीं, उसमें मैंने वो कर लिया था ना 6th ईयर। अच्छा, क्लासिकल म्यूजिक में 6th ईयर कर लिया था इलाहाबाद से। अच्छा, क्लासिकल म्यूजिक में मौका मिला आपको शिक्षिका हाँ, बनने का? अच्छा, 6th ईयर कर लिया था मैंने। अच्छा, 6 बीटीसी साल। उटीसी कुछ नहीं करी मैंने। हाँ, समझ गया मैं। तो वो कोर्स आपने या वहाँ पर सीटी फिर- ग्रेड के लिए सीटी वो करना पड़ता था, वो नहीं करा मैंने। क्लासिकल म्यूजिक में करा ना, डिग्री ले ली थी। तो फिर मेरे सर्विस लग गई वहाँ। अब कला अध्यापिका के लिए अभी लगी। टीचर बन गई आप। हाँ, अब क्या हुआ, तो फ्रॉक पहनने वाली लड़की और सीधे बुढ़िया हो गई। बस जवानी तो कभी देखी नहीं जीवन में, क्या होती है जवानी। या जब 6ठी क्लास में थी तभी भी बुढ़िया ही बना दिया माँ बाप ने मुझे। क्यों? भाई बहन बोलते थे कि माँ हम खेलने चल जाएं, मुझे नहीं पूछो, उससे पूछ लो। अच्छा। और वो देखते थे जब इतना पढ़ती है ये तो कभी जाती नहीं खेलने के लिए, तो हमको ये क्या हमें नहीं भेजेगी? जाने देगी। हमें क्या भेजेगी? तब मैं उनसे बोलती थी कि 6 बजे वापस आ जाना, नहीं तो देख लेना ना। और उसके बाद जो है तब जो है जब मैं राजमाता इंटर कॉलेज में, वहाँ पिताजी मेरे टिहरी में? हाँ, मतलब लैंसडाउन से आप टिहरी चली गई? हाँ, टिहरी चली गई। और वहाँ पर जो है तो वहाँ पर गुप्ता मैडम थी कोई प्रिंसिपल, तो उन्होंने मेरे को बचपन में देखा होगा डांस वांस करते हुए, वो जानती थी मुझे। उन्होंने कहा आप इंटर स्कूल बहुत जाती थी। हाँ, तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये जो है, पिताजी ने कहा कि तो कला अध्यापिका की जगह में हुआ है इनका अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने कहा कि कला संगीत भी तो कला ही है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसको तो मैं ज्वाइन कराऊंगी। उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया वहाँ। तो वहाँ मैं 3 दिन रही। उसके बाद इसकी छुट्टियाँ हो गई थी दशहरे की। अच्छा, दशहरे की छुट्टी हुई, फिर हम वापस आ गए। लैंसडाउन। हाँ, तो वहाँ फ्रॉक ही पहन के गई थी मैं। अच्छा। तो उन्होंने साड़ी भी उन्होंने पहनाई मुझे, फ्रॉक के ऊपर ही पहनाई साड़ी। तो मतलब कितनी आश्चर्य की बात है। हाँ। कभी मतलब बहुत कम उम्र में, हाँ मतलब जी, छोटी उम्र में आप टीचर बन गई। हाँ, और दुबली पतली थी वैसे ही, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, और उसके बाद जो है फिर 27 दिन बाद मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया लैंसडाउन। अच्छा, फिर वापस भी चली गई आप लैंसडाउन? हाँ, लैंसडाउन वापस 3 दिन रही वहाँ। फिर वो वहाँ से रिलीव होने के लिए फिर तब गई दोबारा से, और फिर लैंसडाउन आ गई अपने स्कूल में ही। अब जब अपनी स्कूल में आए तो उसके बहुत साल बाद मुझे अरविंद भाई साहब हैं, अरविंद जुयाल जी, तो मुझे मिले। अच्छा। तो कहने लगी मधु तेरे को अपने बारे में पता है कि जब तेरी सर्विस लगी थी तब क्या हुआ था? मैंने कहा नहीं भाई साहब, मेरे को कुछ नहीं पता। कि पता है तेरे बारे में, जब तेरी सर्विस लगी तो खेलने तो तू आती नहीं थी, तेरे गाय भी रहती थी, तो हम सोचते थे पता नहीं कहाँ है, फिर हम पूछते भी नहीं थे। तो फिर जो है तब उसके बाद जब तू साड़ी पहन के जाती हुई दिखाई दी स्कूल में, तो सबने कहा कि ये कल की मधु साड़ी पहन के कहाँ जा रही है? तब किसी ने कहा कि अरे ड्रामा हो रहा होगा भाई, ड्रामा हो रहा होगा, तब उसके लिए जारी होगी। तब फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं ड्रामा नहीं हो रहा। अच्छा, तब तक किसी को पता नहीं था कि आप टीचर बन गई हैं? फिर किसी ने कहा कि अरे इंटर में चली गई वो, तो इंटर में जो है ना ड्रेस बदल गई उनकी, अब साड़ी पहना रहे होंगे इंटर में ना। फिर तब तक किसी ने कहा कि नहीं मास्टर नहीं बन गई वो। मास्टर नहीं, हाई स्कूल के बाद भी कोई मास्टर नहीं बनता है जब उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ नहीं ली। किस बात की मास्टर नहीं? तब पता लगा कि गाने बजाने की मास्टर नहीं बनी वो। तब पता लगा गाना बजाना भी विषय होता है क्या, तब पता लगा सबको। तो उस दौरान आप क्या गाती थी? हैं? उस दौरान क्या गाती थी आप? गाती मतलब मैं तो क्लासिकल ही गाती थी, कुछ और सिखाती थी इनको। अच्छा, है ना, जैसे नी रे गा रे नी रे सा नी रे गा मा गा रे नी रे सा, इस तरह से मतलब सारे सिखाती थी बच्चों को। फिर सबने कहा कि बेटा हमारे बच्चों को भी सिखा। अच्छा। ये संगीत हमारे बच्चों का सब तब हजारों बच्चों को सिखाया तो मैंने। एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया? आप सोचिए कि पहले बेटियों को संगीत सिखाना, क्योंकि आप आ गई थी तो फिर एक ट्रस्ट जग गया, तो फिर उन्होंने कहा मेरी बेटियों को भी सिखाओ, तो एक बदलाव आ रहा था। बदलाव आया। और फिर जो है तब वहाँ हजारों बच्चों को सिखाया। अब जब मैं इतने मज़ेदार बात है एक, कि जब मैं मेरी बहन उस समय 8th में पढ़ती, जो मेरे से छोटी वाली थी वो 8th में पढ़ती थी, ठीक है। अब उनके क्लास में जब मैं सिखाने के लिए गई तो वो क्या कर रही, कभी इधर इसको धप्पा मार रही, कभी दूसरी लड़की को धप्पा मार रही, ऐसे करके, और ऐसे छेड़खानी कर रही थी। मुझे देख के डर नहीं रही, मतलब अच्छा, हाँ कि मेरी बहन है, मेरे को क्या है, रोज ही हाँ इतरा रही मतलब ना। और तब तक क्या हुआ कि मैंने कहा तुम हरिप्रिया, अच्छा हरिप्रिया बहन का नाम? हाँ। तो मैंने कहा तुम जो है ना ज़्यादा ही नहीं शैतानी कर रही हो। मैंने कहा सीधे होके बैठो, पढ़ाई करो। मैंने कहा मैं क्या सिखा रही हूँ तुम्हें? और उसकी ऐसा लगा उसको कि इसने मेरी दिल में लग गई, इसने मेरी बेइज्जती कर दी क्लास में। धाकड़ थी ना वो।
अब जब वो घर आ गई, उसने बोला होगा कि आज उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, आज उसको मैं अच्छा। आज आजा तू घर, आज तेरे को क्लास में इंसल्ट हो गई इसलिए गुस्से में। हाँ। अब वो घर में आई और उसने माँ से बोला, बड़बड़ कर रही होगी ना, तो माँ ने सोचा कि कभी ये उसको पीट पाट ना दे। अब जब मैं स्कूल से आई, वापस घर आ रही थी, तो उसने भी वो नीचे आने के लिए तैयार हो रही थी, इसको वहीं मारूंगी मैं। अच्छा। अब वो बांज का पेड़ था, उस बांज के पेड़ के बगल में। और तब माँ ने उसको कहा, खबरदार उसको हाथ मत लगाना, तू टीचर है वो तुम्हारी। अच्छा। ना। और माँ ने उसको पकड़ के सीधे अंदर घुसा दिया। और तब वो फिर उसने कुछ नहीं करा, मतलब फिर मेरे को कहा कि मधु तू ऊपर आ, देखी जाएगी इसकी। और ऐसे ऐसे भी दिन थे, है ना। फिर जो है, फिर मैं एग्जामिनर भी बनी। एक जगह कहाँ जा रहे थे, आजमगढ़। तो मधुलिका दीदी जी, और छोटी लाइन थी वो रेलवे की, वहाँ अब मधुलिका दीदी ने मुझसे कहा कि तू घूंघट निकाल ले। इतना बड़ा घूंघट निकाला और बीड़ी जला के उन्होंने मेरे को दे दी कि झूठ मूठ की ऐसे एक्टिंग करना, बीड़ी की, बीड़ी पी रही है तू। वहाँ सब महिलाएं बीड़ी पी रही थी ना, वहाँ पर क्रेन में जो बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ताकि ये न लगे कि तुम कहीं बाहर से आए हो। और तब मधुलिका दीदी भैया, तब इस तरह से वो भी करा हमने। और उसके बाद सब एक्टिंग तो आपको आती थी? हाँ, एक्टिंग तो आती थी, तो ये सब करा, है ना। तब तक क्या हुआ कि हम जब वहाँ पर लैंसडाउन में जब कोई फंक्शन होना है, या 15 अगस्त का होना है, या गढ़देवा होना है, तो उसमें जब कभी कोई फंक्शन होता था, तो उसमें मैं पूरे स्कूल के बच्चों को डांस करवाती थी, 300 बच्चों को। अच्छा। तब मैं उनको प्रैक्टिस कहाँ कराती थी? परेड ग्राउंड में। यहाँ देहरादून? ना, लैंसडाउन परेड ग्राउंड। हाँ, परेड ग्राउंड में। तो वहाँ कराती थी मैं, और सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि दिन का स्कूल होता था वहाँ। तो 9 बजे 8 बजे वहाँ चले गए, और सारे दिन भर उनको सिखाती थी मैं। तो अब उसमें धूप बहुत तेज होती थी, तो क्या हुआ कि जितना ये यहाँ तक तो स्वेटर पहनी हुई है, ये सब चीज़ें काला हो जाता था, और बाकी गोरा। फिर वो तो मेरी टीचर आती थी, तेरा दिमाग खराब हो गया, वहाँ जा रही है, इधर आ, चल इधर आ। तब मेरे को शेड के नीचे खड़ा कर देती थी कि यहाँ से सीखा ना। सारा मुंह अपना वो करा दिया, रंग बदल दिया उसका, और फिर जो है वो करने लग जाती थी। फिर ऐपण वैपण भी बनवाती थी मुझसे। अच्छा। ये सब था। और तब फिर जो है, तब सबको, मतलब ऐसी थी वो, कृष्णा व्यास था उनका नाम, तो वो ऐसी थी, उनको देख के सब डरते थे, भयंकर। अच्छा। और वो मुझे बहुत प्यार करती। उनका टेरर होगा स्कूल में। हाँ, और मुझे बहुत प्यार करती थी। और तब क्या करती थी, जब वो महीने का आखिर में जब वो ये करते थे रजिस्टर का काम, तो फिर वो मेरे से कहती थी कि तू बाद में कर लेना। अच्छा। मेरे लिए सब माफ था। अच्छा। उनको पता था ना, ये तो ये जरा भी खाली नहीं रहती, ये तो 24 घंटे ऐसे करती रहती है। हाँ। तो फिर यहाँ से दीदी, अभी तो आप शिक्षिका की भूमिका में। हाँ, तो उसके बाद किसने करा? मैं कह रही ना, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं करा। यहाँ से आप नजीमाबाद की यात्रा कैसे रही? अब नजीमाबाद की यात्रा, अब उसने क्या करा कि कृष्णा व्यास थी जो, उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया, और अपने पास बुला करके उन्होंने मुझसे कहा कि सुन, इसमें सिग्नेचर कर। कोई फॉर्म भरा हुआ था उन्होंने, आपको पता नहीं था ना। तो उन्होंने फॉर्म, मैंने कहा दीदी ये क्या है, पढ़ ले। तो उसमें था वही आकाशवाणी की पोस्ट के लिए था वो फॉर्म। तो मैंने कहा दीदी मैं बिना पिताजी से पूछे हुए कैसे भरूंगी इसको, झूठ भी नहीं बोल सकती मैं पिताजी से, कैसे भरूंगी? तू भर रही है कि नहीं भर रही है? तेरे पिताजी को मैं बोल दूंगी, तू भर रही है कि नहीं भर रही है, अपनी कसम दूं तुझे। तब उन्होंने मुझे अपनी कसम दी थी, उसमें सिग्नेचर कर चल। मैंने उसमें सिग्नेचर कर दी, और उसके बाद बाबा मरण तोल हो गई मैं। क्यों? पिताजी से झूठ कैसे बोलूँगी? पिताजी को पता लगेगा कि इसने ऐसे करा, तो मैं कैसे, पिताजी मेरे को नजीमाबाद नहीं भेजेंगे। अच्छा, आपके मन में ये था कि चल रहा था कि अगर हो गया तो नजीमाबाद पिताजी नहीं भेजेंगे। उन्होंने बोलेंगे कि बिना मुझे पूछे हुए तूने कैसे अप्लाई कर लिया। और मेरी हालत बहुत ख़राब। तब तक क्या हुआ कि मेरी बहनों का एग्ज़ाम था वहाँ नजीमाबाद, तो मैं उनको लेके नजीमाबाद, पिताजी, मैं और बहनें, हम नजीमाबाद गए। अच्छा, अब नजीमाबाद पहुँचना भी हो गया। हाँ, तो वहाँ एग्ज़ाम वहीं होता था ना म्यूज़िक का, तो वहाँ पर ले गई मैं। तो तब जो है जब वहाँ से हम लौट रहे थे, तो वहाँ पर था आकाशवाणी नजीमाबाद, वहाँ पर ट्रांसमीटर उधर ही है ना, तो आकाशवाणी। तो पिताजी ने कहा आकाशवाणी नजीमाबाद, मधु तेरे लिए नहीं है यहाँ कोई पोस्ट?
मैंने कहा पिताजी है तो सही, मैंने कहा एक पोस्ट है, और मैंने वो ड्रामा कैसे करा मैं ही जानती हूँ। और अंदर से बिल्कुल प्राण घुट रहे थे मेरे कि पिताजी से कैसे बोलूँगी, मैंने अप्लाई कर दिया। तो पिताजी ने कहा अप्लाई कर दे तू, बस तू कर दे अप्लाई। और उसके बाद तब तक क्या हुआ, ट्रेन का वो बज गया सायरन, बस। और आई गई बात हो गई। हाँ। फिर आगे पिताजी ने कुछ पूछा नहीं। अच्छा। कि तूने करा या नहीं। आपका फॉर्म उन्होंने फिलअप करके आगे भेज दिया। जो व्यास उन्होंने तो बहुत पहले भेज दिया था ना। हाँ। और पिताजी को तो कहाँ बताया था मैंने, पर ऐसे बता दिया, नहीं तो कैसे बोलती मैं। और अगर मेरा तो रोज ही मरना हो रहा था मेरे। कहते हैं ना, आपके प्लान से ज्यादा भगवान का प्लान आपके लिए बहुत बड़ी चीज, उसके प्लान पे विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तब मैं तो करती हूँ ना, इसलिए जो है तब पिताजी ने जो है फिर आई गई बात हुई, मेरे तो जान में जान आ गई। उसके बाद जब मेरे लिए इंटरव्यू के लिए आया, तब फिर मैं, पिताजी ने कहा कि इंटरव्यू देने के लिए चलो वहाँ लखनऊ। तो लखनऊ गई मैं पिताजी के साथ। तो वहाँ पर जो है चंद्रमोहन चाचा जी थे, वो वहाँ पर मंत्री थे। तो उनके घर में हम लोग ठहरे ना, पिताजी भी और मैं भी। तो मैं जो है सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी मैं, और बैठी थी अंदर पूजा में उनके, और वो लोग बाहर बैठे थे ड्रेसिंग उसमें डाइनिंग हॉल में। अब वहाँ पर बातें कर रहे थे, तो चाचा जी बोल रहे, भाई साहब कहाँ इसके चक्कर में आ रहे हो, इतनी ऊंची ख्वाब देख रही है वो, काहे के लिए तुम इसको करो, एक पोस्ट है अखिल भारतीय स्तर पर इसका सिलेक्शन होना है। अच्छा, पोस्ट एक थी, वो भी अखिल भारतीय स्तर पर। हाँ, अरे अखिल भारतीय स्तर पर इसका सिलेक्शन होना है, इतने ऊंचे ख्वाब देख रही है, आप इसको बस उसके पीछे चल रहे हो, आप ज़्यादा ही नहीं उसको वो कर रहे, सिर में चढ़ा रहे हो। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, उसको कम से कम एक वो तो मिलेगा कि कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे क्या होता है, भाई एक टेस्ट देने का उसको एक नया अनुभव मिलेगा। तो तब उन्होंने कहा कि हाँ ये भी ठीक कह रहे हो आप। और ये इतनी बात मेरे कान में आ गई, पास पूजा करते करते उतनी देर में बाहर आ गई मैं। तब उन्होंने कहा कि वो है कि मधु तेरे को जो है राग वो आता है, फलाना आता है, ऐसे ऐसे करके ज़रा सुनाना मुझे। तो मैंने वहाँ पर सुनाया, तो क्या नहीं अच्छा हाँ ठीक है वैसे, पर ये है कि तू जो है आज जो है तेरा प्रैक्टिकल टेस्ट है, चलो दे के आओ आकाशवाणी। हाँ, और मैं जब वहाँ गई तो मैंने भगवान जी से यही बोला, मैंने कहा माता आज जो है ना, मैंने कहा मेरा जो अगर इसमें प्रैक्टिकल में मैं पास हो जाती हूँ तो मैंने कहा इंटरव्यू भी आज ही करवा देना, मैं नहीं रहूँगी मैंने कहा चाचा जी के घर में। मैंने ये कहा, अंतरात्मा से कहा ना। मतलब नाराजगी उस बात से थी कि हाँ इन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो फिर जो है वो ही मेरे अंदर वो कर गया। अब जब वहाँ गए हम, तो जैसे ही मतलब मैं वो देने जा रही थी प्रैक्टिकल टेस्ट अपना, तो तब तक पीछे से आवाज़ आई कि अच्छा। बेटा रुको, कि इलाहाबाद से आपके लिए ये भेजा है। क्या है ये? तो वो था यूं करके मोड़ा हुआ था, और वो क्या था पता? कैलेंडर। अच्छा। उसमें माता के 108 नाम थे। अच्छा। उस कैलेंडर में, वो भी तो अभी भी मेरे पूजा घर में है, वो कैलेंडर रखा हुआ मैंने आज भी। हाँ। अरे वाह ना। तो वो कैलेंडर में माता के 108 नाम थे उसमें। अब जैसे मैंने कैलेंडर खोला और गेट के सामने पहुंची और कैलेंडर खोला, मैं उसी समझ गई थी माता मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, आपके मन में आ गया मेरे मन में। क्या पता नहीं क्यों आया, विश्वास क्या हुआ पता नहीं। मैंने कहा ये क्या चमत्कार हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर एक पोस्ट थी। हाँ। आप लैंसडाउन से गई थी। हाँ। फॉर्म किसी और ने भरा था। 16-17 लोग उसमें प्रैक्टिकल में पास हुए। अच्छा। केवल 16-1700। तो वहाँ क्या इंटरव्यू में क्या रिटर्न इंटरव्यू होता था? नहीं, पहले जो है ना, पहले तो प्रैक्टिकल होगा ना। प्रैक्टिकल पहले उन्होंने गीत देंगे, उसको धुन बनानी पड़ेगी, फिर सबको सिखाना पड़ेगा, तब उसको गा करके संगीतकार की पोस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। तो तब जो है ये क्या बोलते हैं उसके लिए, तब वो प्रैक्टिकल हुआ, उसको रिकॉर्ड करा, वो करा, और उसके बाद जो है हम आ गए बाहर। और मैं जानती भी नहीं थी किसी को। और तब जो है तब तक सब लोग बैठे थे वहाँ, तो 216 या कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ उसमें प्रैक्टिकल में। अच्छा। बाकी सब लोग इधर उधर चले गए। तो उसमें मेरा सिलेक्शन, मैं अकेली महिला थी उसमें। तो उसमें मुरादाबाद से आपको पहली महिला संगीतकार बनने का गौरव प्राप्त हुआ। हाँ, माँ की कृपा हो गई। हाँ, तो वहाँ पर एक थे बैठे हुए, मुरादाबाद से आए थे वो संगीत टीचर थे। तो उन्होंने मेरे पास आए कि आपका नाम माधुरी, आप लैंसडाउन से आए हैं? मैंने कहा हाँ जी।
तो कहने आपका सिलेक्शन होगा। अरे वाह, बहुत आपका सिलेक्शन होगा। खुशियों का पूरा मैंने कहा संसार ही मिल गया। ये मैंने कहा क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा आप कहाँ से आए कि मैं तो मुरादाबाद से, हमारे जो प्रिंसिपल है ना उन्होंने कहा कि तू काहे के लिए जा रहा, उसका सिलेक्शन होना है वहाँ। अच्छा, कृष्णा व्यास जिन्होंने मेरा एप्लीकेशन भरी थी, वो इतना विश्वास, उनका आत्मविश्वास कितना बड़ा था बताओ, है ना। और उसके बाद जो है फिर तो इसका मतलब है जब ईश्वर की कृपा होती है तो किसी ना किसी रूप में किसी न किसी को भेज देता है आपके लिए, ताकि वो आपको सही मार्ग दिखाए। देवदूत बन के आते हैं, बिल्कुल, है ना। सही बात है। ये मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं, है ना। तो उसके बाद जो है जीवन में किसी ने आपको पानी भी पिलाया है तो उसके प्रति भी बिल्कुल समर्पित होना चाहिए, हाँ, कृतज्ञ रहना चाहिए, बिल्कुल। तब फिर जो है तब मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, और उनका हुआ 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट इतना हुआ होगा, लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा हुआ, बहुत लंबा। अरे हाँ, तो इंटरव्यू में क्या वो कुछ गवा के तब और चमत्कार की बात देखो, क्या मजेदार हुई बात। हाँ, उसी दिन मेरा प्रैक्टिकल हुआ, हाँ, प्रैक्टिकल दे के हम बाहर आए। उसके बाद जो बाहर आए हम लोग, तो फिर वो टेस्ट के लिए वो लोग जो बाहर से आए थे हमारा टेस्ट लेने के लिए, तो उन्होंने फिर वो सुने होंगे सब चीज़। तब फिर उसी समय वो इंटरव्यू के लिए भी, तब वो रिकॉर्डिंग किसने करी, केशव अनुरागी जी ने। अब मुझे नहीं पता नहीं था कि कौन है। अब जब वो बाहर, तो बहुत बड़ा नाम, तो तब जब वो बाहर आए ना, तो उसके बाद पिताजी ने कहा तुम केशव हो, उनके वो था क्या, तिल था उनका। अच्छा, पिताजी ने कहा तुम केशव तो नहीं हो। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ मैं वही। अच्छा, पिताजी यहाँ भी साथी थे बिल्कुल। हाँ, तो पिताजी ने कहा कि तुम केशव तो नहीं हो। उन्होंने कहा कि हाँ मैं। आप कौन? तो उन्होंने कहा कि चमकोट खाल की याद कर। तो बड़े भाई की तरह वो मानते थे पिताजी को। और चमकोट खाल हमारे गांव के जो स्कूल थी वहाँ पढ़े हुए हैं वो। अच्छा, और जो गब्बू दास जिन जो उनके गुरु थे वो हमारे गांव के थे, बिथाणी के ना। तो उनसे सहारा भी मिल गया उनको उन्होंने, तब मतलब तो उनसे उनको उनसे पता लगा ना। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है मतलब इस चीज़ का, तो हो सकता है बल्कि अब वहाँ चले गए बोलो रिकॉर्डिंग करके, और उनके पास जो ये बाहर से आए हुए हैं तो उसके सिलेक्शन होगा बल, तो इंटरव्यू कल होगा बल। तो बहुत अच्छी बात है बल, आज तुम बल जो है आज हमारे घर चलोगे। अच्छा, तो फिर जो है पर तब तक क्या हुआ, तब तक जो वहाँ पर ऑडिशन उसमें कमेटी में जो आए थे इंटरव्यू वाले में, तो वो दक्षिण भारत के भी थे। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमको आज ही जाना है, तो आज ही इंटरव्यू भी होगा। अच्छा, हो गई ना तमन्ना पूर्ण। इंटरव्यू भी जो चाह रही थी उसी दिन इंटरव्यू भी के वैसा ही वातावरण सृजित हो रहा था। हाँ, अब जब मैं जा रही थी ऐसे करके, तो इत्तेफाक से ऐसा है कि मेरी ताई जी ने मेरे को हर चीज़ सिखाई। ताई जी ने? मेरी ताई जी ने, मेरी ताई जी के कोई बच्चे नहीं थे, और उन्होंने जो है मेरे को जो है ना मेरे से बोलती थी कि बेटा इधर आ। उन्होंने मेरे को कूटना, फटकना, सारना, क्या चीज़ नहीं सिखाई उन्होंने। एक दाना भी नीचे गिर जाता था उठा के, बेटा इसमें बहुत मेहनत लगती है, अच्छा, इसको उठा के रख दे ना। ये जो है तवे में प्याज की सब्जी बनाई होगी इतने से तेल में, अरे कितनी स्वादिष्ट होती थी वो भी दिखाए भाव। हाँ, तो फिर जो है मतलब हर चीज़ उन्होंने मेरे को सिखाई। सुन, ऐसे लगा दिया तूने यहाँ पर हाथ धो, हाथ धो, ऐसे हाथ लगा दिया तूने, हाथ धो। अच्छा, ऐसे थे उनके। तो उनको देख के क्या होते थे, सारे गांव के जितने बच्चे थे ना, ताई जी आ गई, ताई जी अगर भाग जाते थे कि अब हमको ये बोलेंगे कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, काम में लगा देंगी। हाँ, अब सुन का ऐसे करते रहते हैं कितने लोग ना, तो बोलते थे सुन का नहीं होना, साफ करके आओ। सुन का, फिर सुन का बन गई तो ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलती थी ना। तो उनके लक्षण मेरे ऊपर पूरे आए हुए थे। अच्छा, उनकी सिखाई हुई तमीज, है ना, गायत्री देवी। वो इंटरव्यू जो था वो लंबा चल रहा था। तब क्या हुआ, तब मैं जब इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, उन्होंने तो अंदर सब देख रहे थे ना वो। तो जब मैं अंदर जा रही थी तो वहाँ पर एक गमला गिरा हुआ था और मिट्टी भी पड़ी हुई थी उसकी। तो वहाँ पर जो वो बैठा हुआ था ना गेट कीपर, सिक्योरिटी, हाँ, उसको मैंने कहा भैया 1 मिनट, मैंने कहा इसको सीधा कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है, और इसको मैंने कहा इधर कर दो, फिर बाद में उठा लेना। वो सब दिख रहा होगा अंदर, है ना। और महिला भी अकेली थी मैं। फिर जैसे अंदर गई तो मैं शीशा दे ऐसी खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि बैठिए, बैठ गए। तब फिर उन्होंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे, जो भी मेरे सब्जेक्ट रहे होंगे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने मेरे से। अच्छा। है ना, कि सबसे ठंडा वो कौन सा है, मेरे ये है सो है, सब चीज़ ही मतलब। अच्छा, जनरल नॉलेज भी पूछा पूरा? हाँ हाँ, सब चीज़ पूछा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्वेश्चन ख़त्म हो गए।
तो SK शर्मा थे वहाँ पर, आकाशवाणी नाजियाबाद के जो स्टेशन डायरेक्टर थे, अच्छा। वो भी थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन ख़त्म हो गए, सब ने कहा मतलब ना। तो मैंने कहा सर मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगी। कहते हाँ हाँ बोलिए। मैंने कहा जिस क्षेत्र के लिए आपने वो स्टेशन खोल रहे हैं, मैंने कहा उसके बारे में तो आपने कुछ पूछा नहीं। अच्छा। तो कहने लगी उसके बारे में हमें कुछ नहीं, कोई कलकत्ता से आए, कोई दक्षिण भारत से, ठीक है, उनको क्या पता उसका। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में जब था तो कुछ किसी को क्या पता, कुछ कोई मतलब कौन देख रहा था? कोई नहीं पता था किसी को। तब फिर जो है, तब उन्होंने कहा कि SK शर्मा जी आप पूछिए, शर्मा जी आप पूछिए। तो शर्मा जी ने मुझसे पूछा कि अच्छा वहाँ का कोई लोकगीत गाइए। अच्छा, अब लोकगीत तो आपके पहले से ही। अब जब लोकगीत मुझसे पूछा तो मेरे लिए तो वाहवाही हो गई। हाँ, अब जब मनपसंदा सब्जेक्ट है। हाँ, अब जब उन्होंने मेरे को तो मैंने भांति देवी जी से जो बचपन में सीखा होगा ना वो, जिया वीणा गीणा जिया ढोल बाजे झेनंता जिया ढोल बाजे तामा बीजय सार जिया ढोल बाजे गुरु खेग दास को जिया ढोल बाजे। ये मेरे को था। अच्छा। अब तो क्वेश्चन आ गए उनके पास और सारे, अच्छा बताओ कौन से राग में। अच्छा। तब मैंने उनको फिर बताया कि ये भूपाली राग में, तो अब ये सुनाओ, और ये सब ऐसे ऐसे करके तो उन्होंने बहुत सारे फिर लोकगीत सुने मुझसे, बहुत सारे लोकगीत, है ना। तो सारे लोकगीत ही सुने और भी नहीं, फिर लोकगीत ही सुने सारे। अच्छा। फिर उनको इतने अच्छे लगे ना वो लोकगीत की जिससे कोई हद नहीं है ना। आपने उन्हें बताया इसका बैकग्राउंड बताया लोकगीतों का? और हाँ, उनका थोड़ा थोड़ा मतलब जो होगा। तो कहने लगे कि इसमें ये झेनंता क्या है। क्या तो था? फिर मैंने कहा झेनंता वो जो ताल बजती है उसमें वो है। तो कहने लगे तिरवटर उसके तरह ही है ये तो, है ना। तो मतलब मुझे तब एक रास्ता मिलता रहा ना उससे क्या हुआ, उससे मुझे रास्ता मिला कि इस विषय पे मेरे को शोध करना चाहिए। गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनी है, तब मैंने उसको शोध के लिए भी चुना मैंने उसको। और फिर जो है तब फिर उन्होंने कहा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, 1% आपसे बोल रहे हो, तो आप जो है आपसे सब धुरंधर होंगे वहाँ पर, एक से एक बड़े बड़े कलाकार, तो आप उनके साथ मतलब कैसे उनको एक साथ मिलकर उनके साथ आप ये संगीत को पिरो पाएंगे और इस तरह से ना। तो आप तारतम्य कैसे बैठा हाँ, तारतम्य कैसे बिठा पाएंगे। तो आपसे बड़े भी होंगे वो। तो मैंने कहा सर, मैंने कहा एक बात बोलती हूँ मैं इसके लिए कि जिह्वा ऐसी बावरी कहे सरग पाताल, क्या बात है। आप तो कहे भीतर गई जूती खाए कपाल। कहते हमको समझ में नहीं आए। मैंने कहा तो जबान होनी चाहिए सबसे अच्छी। अगर मैं दूसरे का सम्मान करूंगी तो मेरा सम्मान करेंगे भाई। जब मुझसे बड़े होंगे तो मैं उनको तो सम्मान ही करूंगी ना। ऐसे तो मैं उनको तो बदतमीजी से बोल नहीं सकती। और जीभ ऐसी चीज़ होती है, वो बहुत कुछ कह देती है और अपने आप तो अंदर चल जाती है, डंडे सिर पे पड़ते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है ज़बान। वो कहते हैं ना, कौवा किसका धन हल लेता, हाँ, कोयल किसको दे देती है, हाँ, पर गोयल मीठे बोल सुनाकर मन सबका कर लेती है। बहुत बढ़िया। तो यही जो है ना, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन को शीतल करे आपहु शीतल होए, है कि नहीं है। हमारे यहाँ का प्रिय वाक्य प्रदनेन तुष्यंत की मानवा तस्मै तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। बिल्कुल। यानी आपके 2 मीठे शब्द बोलने से किसी को प्रसन्नता होती है तो कंजूसी मत करो। और क्या, उसमें कंजूसी की कोई बात ही नहीं। वो और खुश हो गए होंगे। तो फिर उन्होंने सब वो करके तब फिर जो है ये मतलब फिर हम चले गए वापस। और उसके बाद आ गए, फिर कोई मतलब ही नहीं था ना। फिर वो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसे भी हो सकता है। तो नजीमाबाद में आपकी यात्रा शुरू हो गई। तो मैंने ये भी सुना कि आपने फिर कई महिलाओं को जोड़ा, मतलब जो जिनके यहाँ पर अलाव नहीं करते थे या रोक टोक थी, जो भी रीज़न थे, आप उन्हें नजीमाबाद स्टेशन तक लेके आई। तो ये कुछ कहानी हमारे साथ साझा करिए ना। अब ये है कि मतलब मेरे पर तो पता नहीं कितनी कितनी जिम्मेदारियां सौंपी गई ना। अच्छा। बचपन से ही सोच लीजिए। अच्छा। बचपन से ही जिम्मेदारियां सौंपी गई। मैंने आपको बताया था ना बहुत सारी। अब उसके बाद जब मेरा अपॉइंटमेंट नजियाबाद हो गया तो अखबार में छप गया ये जो है कर्म भूमि और सत्यपथ में। और तब वो दादाजी नाना जो भी मेरे थे रिश्तेदार,
तो उन्होंने जो है जब अब स्कूल में कोटद्वार में थी, मैं कुछ दिन कोटद्वार में भी रही ना, तो कोटद्वार में रही तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल थी हमारी सक्सेना बहन जी, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि तू किसी को मत बोलना कि तू यहाँ से रिज़ाइन करके जा रही है, मतलब टेक्निकल रेजिग्नेशन देना पड़ा ना मुझे, तो किसी से मत बोलना वरना बच्चे पागल हो जाएंगे यहाँ जिनको मैं पढ़ा रही थी ना। ऐसा लगाव, हाँ, इतना लगाव था सबको। तो अब जब स्कूल की छुट्टी हो गई ना, तब उन्होंने मेरे को रिलीव करा। और जब मैं जाने वाली थी, मतलब दूसरे दिन जाना था मैंने, तो वो नाना जी वगैरह, ललिता प्रसाद नैथानी जी और जो थे धुलिया जी, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा गढ़वाल की नाक है, हाँ तू, तो एक जिम्मेदारी और बड़ी हुई। बिल्कुल, गढ़वाल की नाक है, हाँ तू, कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी। वो तो मेरे अंदर ही मैं जानती हूँ कि कितना बड़ा बोझा उन्होंने मेरे सिर में रख दिया, है ना। और उसके बाद जो है फिर छपा कि भारत की पहली महिला संगीत संयोजिका, संगीत निर्देशिका ना, उन पेपरों में छपा। मुझे तो उस समय अक्ल ही नहीं थी ना। पिताजी बहुत खुश। हाँ, पिताजी खैर बहुत, वैसे भी बहुत अच्छा मानते थे ना। उसके बाद नजियाबाद चली गई मैं, तो नजियाबाद से जो है रोज फिर मैं कोटद्वार से ही जाती थी नजियाबाद बस में। और पर बिल्कुल गुमसुम यूँ रहती थी मैं, यूँ मतलब अपना मुंह यूँ करके ना, कोई मुझसे बात करने में डरता था। अब नजियाबाद जब वहाँ मैंने ज्वाइन करा, उसके बाद रोज़ मैं नजियाबाद जाती थी, तो मेरे बाल ना इतने लंबे थे बाल। अच्छा। अब मैं बस में बैठी थी तो पीछे वो चोटी पीछे बस के वहाँ पर पीछे चली गई। कितनी मज़ेदार बात है नहीं है। तो वहाँ पर पीछे कोई और बैठे हुए थे ना, उन्होंने क्या करा, मेरी एक बाल यूँ करके खींचा। उन्होंने सोचा होगा करना के लिए। और जब बाल खींचा तो उसके बाद मैंने, मेरे बाल मेरे यूँ हुआ, मैंने यूँ करके कर दिया चोटी आगे। तो कह रहे असली है, असली। अच्छा देखो, इस बात से क्या आपने पॉजिटिव सोचा? अगर आज जैसा होता कोई कहता है बाल खींच रहे हैं, मारो इसको, तो कितनी पॉजिटिविटी थी पहले के लिए। तो वो जो है तब मैंने उसको फिर बांधना शुरू करा, फिर मैं ऐसे। लेकिन आपको ना मौसम से बड़ा फर्क पड़ा होगा, कहाँ ठंडा, बात करो। हाँ, पर वहाँ ऐसा था कि मैं फिर आदत पड़ी भी थी बहुत सुबह से शाम तक काम के लगने में। और फिर वहाँ से ऐसा था कि जब मैं कोटद्वार से जाती थी, कोटद्वार से चले गए, फिर वहाँ से शाम को वापस आ गए, और इस तरह से जो है फिर कुछ दिन ऐसी रही मैं, आना जाना मतलब। फिर उसके बाद जो है जब वहाँ स्टेशन डायरेक्टर शर्मा जी थे ना, बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छे, और बिल्कुल माता पिता की तरह ही उन्होंने, पिताजी मतलब, उनसे बोला कि मैं अपने बच्चे को आपका बच्चा बना करके यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, आप ख्याल रखिएगा, है ना। तो उसके बाद जो है उनके भी बच्चे थे, उनकी बेटी भी थी ना। अच्छा। तो तब जो है एक दिन क्या हुआ कि फिर उन्होंने क्या करा कि फिर मेरे को वहाँ जो ये था 4th क्लास के लिए जो कमरे थे ना, 4 कमरे थे वहाँ। तो तब उन्होंने क्या करा कि अब इसको, मकान तो यहाँ पर है नहीं इतना, फिर जिसको सीनियरिटी के अनुसार मिलता था वो मकान, तो फिर जो है मैं, उतनी सीनियरिटी थी नहीं मेरी, तो तब फिर जो है उन्होंने कहा कि अब क्या करा जाए। तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, तो वो खाली थे, बस उसमें एक ही था 4th क्लास का, और बाकी 3 कमरे वो खाली थे, एक ही कमरा था उसमें। तो उन्होंने कहा कि तब स्पेशल परमिशन ली होगी, जो भी रहा होगा वो उन्होंने अपने उससे मतलब अपने अनुसार उसको करा, और उन्होंने कहा कि इसके लिए अप्लाई करो सबके सब, जिसकी सबसे ज़्यादा तनख्वाह होगी उसको मिलेगा। अच्छा। तो उसमें इत्तेफाक से मेरे को ही था, तो मेरे को मिला फिर उसमें एक कमरा ना। फिर रहने का आपका नजीमाबाद। हाँ, फिर नजियाबाद हो गया रहने का। तब मैंने वहाँ देखा कि जब गांव भी गई मैं, सब जगहों में रिकॉर्डिंग के लिए, तो तब जो है मुझे पता था कि किस गांव में कौन है, किस गांव में, तो वहाँ भी गई फिर भौती देवी के गाँव में मैं। अच्छा। तो वो ये जो है कहाँ था, ये खेड़ा गाँव। अच्छा। खेड़ा गांव है एक, वहाँ भी गई, फिर मैं उनसे मिली भी। मैंने कहा मैं वही हूँ जिसने आपको पगोड़ी खिलाई थी और वो गाना सुना था। अच्छा। वही हूँ मैंने कहा मैं। तो वहाँ से भी मैं वो भी रिकॉर्डिंग करके लाई। अच्छा, मन में ये भी रहता ना, चलो इनके यहाँ चलते, इनकी रिकॉर्डिंग करके आते हैं, हमारे अपने लोग हैं। हाँ ना, तो ऐसे करके, और तब कहाँ नहीं गई, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं जो है पूरे चमोली, उत्तरकाशी, सब जगह, मतलब पहले तो हमारा पूरा एक ही था, और पिथौरागढ़ आखिरी छोर तक पूरे, और मतलब कहाँ नहीं गई मैं। तो वो जो है
शिव जी क्या छो बाग मैं ब्रह्मचारी छूं, ये भी सुना था मैंने वहाँ गांव में। अच्छा। है ना। तो एक गाना मैंने और सुना था, कहाँ था वो, नारायण बगड़ और मासी गांव की तरफ ना, कि बाटा मगा डेरी लायो सौलखैणी की खैजा हो, हिटणो भरलो सड़की को फिर है जालो हैजा हो, ये था। अब मैं कह रही हैजा हो ये क्या बोल रहे हैं ये। तो फिर पद्मा दास जी थे वहाँ पर, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो है ये हैजा हो का क्या मतलब है। तो कहने लगी हमारा ये दुसांध है, यहाँ पर बहू हमारी मासी की है, कुमाऊँ की है, और बेटी हमारी कुमाऊँ में ब्याही हुई है। यहाँ पर हम ये कुछ नहीं करते, हमारे जो है सब अपने हैं। तो उन्होंने कहा कि बहू हमारी वहाँ की है, ये यहाँ की है, तो दोनों जो वो है संस्कृतियाँ वो मेलाप वाली संस्कृति है। अच्छा। इसमें मैं करके नहीं है, हमारी है ये। अच्छा। तो फिर मैंने कहा अच्छा कि बाडो में गडेरी लाए, गडेरी में वो जो वो है, तो रास्ते में, और सौल खैण की खैजा हो। अब सौल जो वो तो एक तुकबंदी है ना, कि सौल जो है उसको खैण के खा जाता है ना। हिटनो भले सड़की को, हिटना अच्छा, जो हिटना है वो सड़क का ही अच्छा है, और फेर भी हो जाएगा तो हो जाए, हैजा हो मतलब हो जाए। तो कितना बढ़िया है, कितनी बढ़िया, मेरे को इतने अच्छे लगे ना ये सब चीजें। फिर मैं कहा सबका करके फिर रिकॉर्डिंग करके फिर उसे प्रसारित करना नजीमाबाद आकाशवाणी केंद्र से। हाँ जी। माता पिताजी को भी ले गई कभी आपने, स्टूडियो दिखाया रिकॉर्डिंग कैसे होती है? हाँ। अच्छा, खुश है ना? पिताजी तो चाहते ही थे। हाँ, तो उस मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि वो मेरे से बोलते थे कि यूं करो पर यूं करो पर यूं मत करो। और मैं जब मैं हाई स्कूल में आई, तो उसके बाद जो है मेरे को जब तनख्वाह मिलती थी तो मैं उसको पोस्ट ऑफिस में जमा कर देती थी, और 10 रुपये अपने लिए रखती थी। और 10 रुपये क्या करती थी, उससे काजू लेती थी मैं, और काजू भी सब बहनों को बांट देना, और बस 1-2-3 अपना खाना। और उसके बाद जो है, अब वो बहनें मेरी समझती हैं कि कितनी कैसी थी ये। अब मतलब वो आंसू भी निकल जाते हैं उन्हें, कि हम तेरे लिए सोचती थी कि बहुत वैसी है, डांटते रहती हमको, देख के यार ये है सो है, आज तुम नहीं होती दीदी तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। सब म्यूजिक टीचर ही बनी, यार प्रिंसिपल हो के रिटायर हुई हूँ बहनें मेरी ना। तब फिर जो है कहने लगी कि 10 रुपये का काजू लाती थी यार, सब हमको बांट देती थी यार, अपने आप 1-2 खाती थी। तब 10 रुपये के बहुत काजू आते हाँ हाँ, बहुत अहमियत थी ना। 1 रुपये भी बहुत बड़ा, 1 रुपये पाओ तो वही मिलता था। तनख्वाह कितनी थी आपकी जब? 208 रुपये। 208 रुपये। हाँ। नजीबाबाद में या टीचर जब बनी? लैंसडाउन में जब टीचर बनी। और जब संगीतकार बनी आप? तो तब 1000-1500 रुपये रही। बहुत होते थे। हाँ या हाँ, 1000-1500। तो फिर यहाँ लोकगीत आप लगातार गाती रही, तो कुछ लोकगीत सुनाइए ना जो बहुत अच्छे। ना मैं गाती नहीं रही। मैंने कभी कोई लोकगीत नहीं गाया वहाँ। अच्छा। आकाशवाणी नजीबाबाद में यही तो चमत्कार है मेरे साथ, यही तो मेरे को मतलब लगता है कि मैं अपने लिए कभी जिया नहीं मैंने, है ना। जब कहीं गांव से लाई होंगी पकड़ के, उनको फॉर्म भरा करके और वहाँ बुलाया होगा, तो उनको आगे बढ़ाया, अपने आप नहीं। अच्छा, आप लोगों जो भी आपको दिखा, हाँ, कुछ कहानी सुनाइए ना इस तरह की कोई ऐसी। उसको फॉर्म भराया होगा, अगर कहीं दूर पहाड़ में चली गई तो वहाँ उसको फॉर्म भराया, और उसके बाद आज बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित हो रखे हैं, उनको सब आकाशवाणी नजीबाबाद ने तो इतना पन पाया, किसने पन पाया। ऐसों को भी मैंने इतना डांटा भी होगा, उनको अपना स्वभाव भी मैंने चेंज करा, उनके लिए डांटा भी होगा कि ऐसे नहीं गाना। देहरादून वालों को ज़्यादा डांटा होगा क्योंकि ल नहीं बोल पाते थे। अच्छा। ल ही बोलते थे, बहुत डांटा होगा मैंने उनको ना। और फिर अपने पास ही रखा होगा कि आज यहीं रहो, यहीं। हाँ। अरे उनको मैं बोलती थी कि ऐसे मत करना, क्योंकि उनको पता ही नहीं था नजीबाबाद का इराम बहुत ही ज़्यादा। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ऑडिशन था, और ऑडिशन था तो वो आ तो गए वो लोग, अब वो ऑडिशन देना, तो उन्होंने भयंकर, उन्होंने कहाँ देखा है। ठीक बात है। गांव के लोग, अब जैसे वो हुआ तो वो तो बीच में पर्दा होता है ना, उनको क्या पता कि उधर कौन है। अब जब उधर उससे मैंने बोला कि कोई लोकगीत सुनाइए पुराने ज़माने का, तो उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि उसने सब कुछ वहीं कर दिया। और तब वो आया मेरे पास, सनावर आया मेरे पास, जो वहाँ पर तानपुरा प्लेयर थे या वो करते थे, कहने लगे दीदी ऐसे ऐसे हो गया। सब मुझे दीदी बोलते ना वहाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया,
ओहो, मैंने कहा ये बेचारा डर गया बुरी तरह से। तब फिर अंदर गई, मैंने कहा सुन कोई बात नहीं है, सफाई करके आ जा तू बाहर। अच्छा। है ना, और कपड़े ला रखा है कि नहीं ला रखा है? मैंने कहा मैं दे दूंगी, वरना तेरे को मंगाती हूँ घर से ना। तब उसको जो है बोला सफाई कर ले, और उसके बाद डरने की बात नहीं। मैंने कहा मैं पूछ रही हूँ उधर से, कोई डरने की बात नहीं। मैंने कहा वहाँ पर पर्दा इसलिए रहता है कि ताकि वो ना हो, है ना। तो मैंने कहा इधर उधर ना हो, हाँ इधर उधर ना हो, कंसंट्रेट रहे। हाँ इसलिए मैंने कहा वो रहता है, तुम ऐसे मत सोचो। फिर सबको समझाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे होता है वहाँ पर, तुम बिल्कुल डरना मत, है ना। तब उसको जो है, तब उसने गाया, फिर गाया उसने? हाँ तब उसने गाया। ऐसे ऐसे थे कि जैसे एक सैक्सोफोन बजा रहा है, तो खां साहब थे, वो बहुत बहुत ही बढ़िया बजाते थे। अब मैंने बारात में जाते हुए देखा, मैंने कहा है इतना बढ़िया बजा रहे हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? फॉर्म भरा वहीं पर। अच्छा। और उनको फिर वो पास हो गए, और फिर कोई कंपोजिशन करी, उसमें जो है थोड़ा सा पीस उनका लगा दिया, और कितना बढ़िया उन्होंने उसमें प्रैक्टिस करके फिर बजाया हो। अच्छा। सा तक नहीं आता उन्हें, अब वैसे ही बजाते हैं। ऐसे ऐसे ढोलक बजा रहे हैं बहुत बढ़िया, असलम, घसीटा, एक से एक थे वहाँ पर। अच्छा। जो ऐसे बजाते रहते थे किसी भी उसमें मंडली के साथ या किसी में भी। अब उनको फटाफट फॉर्म भरा उनको भी, है ना। तो ऐसा होता है कि मतलब कितनी ये जो दौर था, इस समय भी मतलब नजीमाबाद के आसपास के क्षेत्रों को महिलाओं को आने देते थे? महिलाएं तो ऐसी थी ना, वो घूंघट में रहती थी, घूंघट में, घूंघट प्रथा थी ना उस समय बहुत ज़्यादा। तो ऐसी जो है, अच्छा हमारे ऑफिस के ही थे कोई, तो वो वहाँ पर थे इंजीनियरिंग सेक्शन में, और उनकी वाइफ घर में थी, और वो जो है मतलब गुमसुमी से रहते थे ना, बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते थे। तो मैं ऑफिस जा रही थी, तो मैंने कहा ये इतने सुंदर आवाज़ में कौन गा रहा है? तो वो बाथरूम में गा रही थी, वो बाथरूम सिंगर। मैंने खटखट, मैंने कहा तो, मैंने कहा इतना अच्छा गाती है तूने, फॉर्म भर। मैंने कहा चल फॉर्म भर। अच्छा। कहने लगे दीदी मैं नहीं कर सकती, मेरे को जाने नहीं देंगे, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते। नहीं मैं नहीं जा सकती बाहर ना। तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती, मैं हूँ ना वहाँ पर, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं कहीं, मैं तेरे साथ हूँ। उससे फॉर्म भरवाया, और उसके बाद उसके आदमी से बोला खबरदार उसको मत करना, बहुत सुंदर गाती है, उसको वो यहाँ पर आएगी, समझ गया। और तब उसके बाद जब वो ऑडिशन दिया, उसने पास हो गई वो। अब उसके बाद जब वो उसकी रिकॉर्डिंग थी, तब वो आ गया ऐसे करके मतलब मेरी वाइफ है, मतलब ये जो गा रही है। और उसके बाद जब वो गाने, मैंने कहा सुनो तुम अपने कमरे में जाओ, यहाँ पर अभी मत रहो, जब पूरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तब आ जाना। अच्छा। क्योंकि वो डर जाएगी, मैंने कहा तुमको देख के। तब फिर उसको पूरा रिकॉर्ड करा, और तब उसके बाद ये, और तब तो फिर बातचीत है बहुत ही अच्छी थी। इस बीच पे शादी हो गई थी, क्योंकि आप शादी के खिलाफ थी, फिर कैसे? हाँ उसमें फिर क्या हुआ? हाँ। उसमें फिर ऐसा हुआ ये भी एक मज़ेदार मज़ेदार बात है। पता कितनी मज़ेदार, भगवान तुम कैसे कैसे गुल खिलाते हो, मुझे समझ नहीं आती। मैं बहुत अचंभित हो जाती हूँ इस चीज़ में। अभी बताऊँगी मैं क्या चीज़ है अचंभित होने वाली। तो क्या हुआ कि मैंने अपने आप कोई गाने नहीं गाए वहाँ। अच्छा। मैं सबको गवाया, लेकिन अपने आप कुछ नहीं गाया मैंने। वो तो जब अनुरागी जी वहाँ पर आते थे, तब वो मेरे को बोलते थे कि चल तूने कब गाना है, चल बैठ जा वहाँ, और मैं रिकॉर्ड करूँगा तेरे को। तो कोई भी, राही जी आए, नेगी जी आए, कोई भी आए, जैसे जोशी जी आए, बहुत सारे हमारे कलाकार थे जो बाहर से भी आते थे, यहाँ भी थे, नजियाबाद के थे। तो वो बोलते थे चल बैठ जा। अच्छा। तो अब तब वहाँ पर मैंने फिर एक लोकगीत उन्होंने मेरे से रिकॉर्ड कराया था कि जा बेटी छमिया को जाली, वही बेटी रह जो दिलो दे जो। तो वो है, जा बेटी छमिया को जाली, वी बेटी रह जो दिलो दे जो, बाबा मी छमिया कुनी देणु, छमिया खा करा को भोगी, बाबा मी बांदर को देणु, बांदर ली जालू डाल्यूं डाल्यूं, बाबा मी बांदर को देणु, बांदर ली जालू डाल्यूं डाल्यूं। तो ये गाया मैंने। अच्छा। अब वो जो है जब रेडियो में प्रसारित हुआ होगा ना,
तो मेरी माँ गांव में बैठी होगी, सब गांव की चाची ताइयों के कि आज साथ उसका गाना आने हाँ उसके गाना आने वाला, और वो तो रेडियो लगाते रहते थे ना, सबके बीच में बैठा रहता था बेचारा। तो जब मेरा ये गाना बजा तो मेरी चाची ने बोला होगा मेरी माँ से, आहा तभी तो नहीं करना चाहती हो शादी, बांदर के लिए जाना चाह रही है। बांदर के लिए ही जाएगी वो, बांदर के लिए करेगी शादी, तभी नहीं करना चाह रही है वो शादी, बांदर से करना चाहती है शादी। मेरी माँ को बुरा लगा, जाने क्या हुआ, और मेरी माँ बीमार पड़ गई, है ना। तो जब माँ बीमार पड़ गई तो फिर तब पिताजी आए मेरे पास वहाँ नजियाबाद। उन्होंने कहा कि तू सुन, अपनी माँ को मारना चाहती है क्या, अब तो हाँ कर दे, है ना। और उन्हीं दिनों जो है मेरे वो हो गया था क्या, तब मेरे भाई भी थे, तो रेंजर थे वो, तो उनको लेके आए मेरे ताऊ जी के लड़के। तो भाई को, तो भाई ने मेरे से, वो तो कहे, पिताजी तो गए बाथरूम में, और भाई मेरे साथ बैठे, बोलने के तेरे को कैसा लड़का चाहिए बता, अच्छा। किस लड़के से शादी करना चाहती। मैंने कहा तो तुम कर दो, किसी से भी कर दो, मैं एक ही बार हाँ बोलूँगी, अगर एक बार में नहीं होगा तो फिर मैं नहीं करूँगी, कभी नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब बता तो कैसा लड़का चाहिए, जो काला ना हो। मैंने कहा काला गोरा कुछ नहीं होता। फिर कहा कि जो दारू ना पीता हो। मैंने कहा ये भी हाँ, जो दारू ना पीता हो, ये सब चीज़ मैंने बहुत सारी बड़ी लिस्ट बनी उसमें। ये नहीं होता, हाँ ये नहीं होगा, फलाना वलाना, जो पता नहीं क्या क्या लिखा उन्होंने, वो करे। पिताजी जैसे बाहर आए, उन्होंने पिताजी को पकड़ा दिया कि ऐसा लड़का चाहिए इसको। पिताजी ने कहा कि बेटा, ऐसा लड़का ब्रह्मा जी ने किसी को नहीं बनाया, ऐसा इंसान ब्रह्मा जी ने कोई नहीं बनाया, बोले ऐसा नहीं ना। तो मैंने कहा जहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ कर दो, मैं मना नहीं करूँगी, एक ही बार हाँ करूँगी। इत्तेफाक से क्या हुआ कि मेरी जो है रिश्तेदारी थी वहाँ पर, तो वो आई मेरे पास कि अब मैंने सोचा, मैंने कहा ये स्टूडियो देखने आई हैं शायद। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे ना वहाँ पर, जो गढ़वाल कुमाऊँ के थे, तो वो वो सोचते थे हमारे, जब अखबार में भी छपा था तो तब वो मेरे को मिलने आए थे सब, आखिर कौन लड़की है वो ना। ऐसे भी हुआ। फिर जो है तब उन्होंने कहा कि कि मैंने सोचा, मैंने कहा अभी आपको स्टूडियो दिखाती हूँ मैंने कहा ज़रा रिकॉर्डिंग कर दूँ मैं, आप बैठिए। मैंने कहा, तो उनको बैठा दिया। तब एक रिकॉर्डिंग हुई, तो तब मैंने कहा आप स्टूडियो देखो। मैंने कहा नहीं, बस मैं स्टूडियो देखने नहीं आई, मैं इसलिए आई हूँ कि मेरी जो भाभी है, मतलब उनका भाई है, और उनका रिश्ता चाहते हैं, मतलब हम ना। तो मैंने कहा आप इस बारे में मेरे पिताजी से बात करिए ना। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, नहीं उन्होंने ही भेजा भाई। अच्छा। कि पहले उससे पूछ लो कि हाँ कि ना, बाद में मना ना कर। हाँ। और तब उसके बाद जो है, तब ये मैंने कहा उनको बोल दो कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मेरे पिताजी ने कहा कि सोचा अब मेरे ऊपर आ जाएगी सारी बात, अगर कुछ बिगड़ेगा तो। अब वो लड़का कहाँ है कि वो तो मॉस्को में है, अरे है ना, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में वो तो वहाँ पढ़ाता भी यार, उसने वहीं से सारा डिग्री उग्री वहीं से ली उन्होंने। और तब फिर जो है ये तब उन्होंने कहा कि अब पता नहीं कैसा होगा, मैं देख के आता हूँ उनके घर। तब वो जब वहाँ गए, मेरठ है ना मेरे ससुराल, तो मेरठ गए वो, तो उनकी जो बेटी थी बड़ी वाली, मेरी जो बड़ी नंद थी, वो म्यूजिक टीचर थी वहाँ। अच्छा। तो एक तो पिताजी को उससे तसल्ली हो गई। फिर जो उनके भाई थे, 6 भाई हैं ये लोग, और 2 बहनें, है ना। तो जो भाई थे वो भी पिताजी को गाना सुना रहे थे, एक से एक बढ़िया। उन्होंने कहा यहाँ तो निभ जाएगी। अब उसके बाद पिताजी आए, और तब उसके बाद फोटो देखी जब, तो ये गंजे थे। अच्छा। अब जब फोटो ली पिताजी ने, तो पिताजी ने कहा ये लड़के के पिताजी हैं क्या, कि नहीं ये लड़का है। ए भगवान, अब उनको बड़ा अजीब सा लगा कि क्या करूं मैं ना। और मतलब गंजी को तब उसके बाद जो है आए वहाँ से, और उन्होंने मेरे वहाँ पर टेबल में रखा, और कि ये है लड़का, अब तू जाने, तेरा काम जाने, मैं कुछ नहीं बोलता। मैं तो वहाँ हाँ करके आ गया। अच्छा ना। तो अब उसके बाद पिताजी चले गए। अब मैंने कहा मैं क्या करूं भगवान, ये तो पता नहीं क्या आदमी है, मैं क्या करूं, मना कर दूं क्या। फिर मैंने सोचा कि मेरा फिर झूठ हो जाएगा कि एक बार हाँ करिए, एक बार ना कर दिए, फिर वो भी मैं अपने को ही मतलब दोषधारी वो करती रही। फिर मैंने कहा देखी जाएगी जो होगा। फिर मैंने कहा ठीक है, मेरी 3 शर्तें हैं, पहले मैं उनसे बात करूँगी। तब फिर मेरे से मिलने के लिए आई पहले मेरी सास जी,
अब जब सास मिलने आई तो गदगद हो गई, कोई बात ही नहीं थी ऐसी। तो गदगद हो गए, उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल इसी को बनाऊंगी अपनी बहू। फिर मेरा दूसरे आए मेरे से मिलने के लिए, तो वो भी फिर खुश हो गए सबके सब। और एक ने लिखा अपने भाई के लिए कि अगर आप इसको यहाँ रिश्ते के लिए, और इन्होंने भी शादी वादी के लिए मना करा हुआ था, ये भी बाहर चले गए थे। इन्होंने कहा मुझे कोई शादी नहीं करनी। मेरी सास ने बोला भी होगा कि तू शादी कर ले। उन्हें कहा कंधे में टांग के ले जाऊँगा क्या मैं, मुझे पढ़ने के लिए जाना है। और चले गए वहाँ। तो उसके बाद जो है तब सब देवर वगैरह, देवर ने लिखा उनको चिट्ठी, अगर आपने यहाँ मना करा तो मैं अपने जीवन, तुम मेरे जीवन से हाथ धो लोगे ना। और इन्होंने कहा ऐसा कैसा इंसान है भाई जिसको सब पागल हो गए जिसके पीछे। तब फिर मेरी बड़ी नंद आई फिर मुझे मिलने के लिए। तब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा दीदी मेरी 3 शर्तें। एक, मुझे खाना बनाना नहीं आता, कोई काम करना नहीं आता, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें क्या कर, कोई ज़रूरत नहीं है, खाना आए बनाना, काम करना आए नहीं आए। फिर मैंने कहा दूसरी चीज़, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, है ना। तो कहने लगे हमको मंजूर है। अब मेरे को धक 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 धक, मैंने कहा दोनों मंजूर हो गई, अब क्या करूँ। अब तीसरी बात ये थी, मैंने कहा मैं जो है ना, आप, मैंने कहा मेरठ में रहते हो इसलिए आप दहेज वहेज मांगोगे। मैंने कहा हमारे यहाँ दहेज सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ से कोई फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैंने कहा दहेज में। उन्होंने कहा हमको मंजूर है। अब क्या कर सकती थी मैं, अब कुछ नहीं। अब मैं हाँ कर ली तो हो गया, तो बस हो गया, तीनों पैमाने पूरे हो गए। हाँ। उसके बाद ये आ गए वहाँ से। अब उसके बाद जो है जब हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने कहा कि मैं जरा एक बार मैं भी मिल के आ जाता हूँ। तो मैंने कहा हमारे यहाँ मिलने उलने का वो नहीं है। मैं भाग गई अपने गाँव। 1 तारीख को ही भाग गई मैं, अच्छा, है ना। फिर 13 तारीख जुलाई में थी शादी। तो फिर जो है तब वो शादी के दिन ही फिर तो इन्होंने कहा कि कहाँ से शादी होगी, कोटद्वार से, कहाँ से। मैंने कहा गाँव से, मुझे नहीं करनी कहीं से, मैं पहाड़ी स्टाइल से करूँगी अपनी शादी। तो बस वही स्टाइल से हमने गांव में करा। अच्छा दीदी, जब शादी होती है ना हमारे यहाँ, जैसे बारात आती है, तो हम लोग गीत पे उन लोगों के थोड़ा सा मजाक करते हैं। हाँ। कुछ इस तरह का होता है। तो हमारे गालियां देते हैं ना, मधुरतम गालियां। क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग, वो हंसी माहौल बहुत अच्छा हो जाता है उससे। क्या है वो? हमारा गाँव घटे जाला खामा। अब जैसे जैसे उसमें होता है ना कि पता नहीं अब क्या बोल देंगे, बहुत उत्सुक रहते हैं उसके बाद। हमारा गाँव घटे जाला खामा है, ब्योला का बुबा का जूंगानी जामा, ब्योला का बुबा का जूंगानी जामा है, न जामा छी जामा जरा जरा जामा। अच्छा। ब्योला की बुएना मुछलन डामा है, ब्योला की बुएना मुछलन डामा, त ब्योला को बुबा ढिबरू सी रामा है, ब्योला को बुबा ढिबरू सी रामा, ब्योला की फूफू न भी नी थामा है। ऐसे मजेदार होते हैं। अच्छा। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। हाँ, ना माहौल, और फिर सब मजेदार हो जाते हैं, माहौल रहता है। हाँ। अब जो है तब उनके यहाँ के जो जीजा होता है ना उनका, वो फट हमारी तरफ आ जाता है। अच्छा। और उनको बता देता है उसका नाम ये है, उसका नाम ये है। तो उनका नाम बताया तो उनके नाम लेकर के फिर गाली देते हैं उनको। अच्छा। मधुरतम गालियाँ। और फिर बहुत मजेदार हो जाता है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी हमारे बट अभी हम कल्चर, आपने देखा हम छोड़ते जा रहे हैं, इसका सब खत्म कल्चर। जैसे मांगल गीत है ना हमारे यहाँ। अब मांगल गीत जैसे हैं, तो अब शुरुआत तो हुई है 2010 में। मैं यहाँ आई तो फिर मैं घर घर से महिलाओं को लेके आई अपने घर में। और फिर मैंने उनसे बोला कि इस समय क्या कर रहे हो तुम, फ़ोन पर बात हो रही है कि तो चुगली कर रहे हो एक दूसरे की, और कुछ नहीं है। यही तो शैतान हो जाता ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो मैंने कहा शैतान मत बनो और मेरे घर आओ, मैं तुम्हें सारे लोकगीत सिखाऊंगी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे कि जो बोलते थे दीदी हमारे यहाँ ना मांगल हम नहीं गा सकते मांगल, क्योंकि उनके यहाँ ढोल दमाऊ वाले जो वाद्य यंत्र बजाते हैं तो वही मांगल लोकगीत गाते थे। अच्छा। है ना। तो वहाँ महिलाओं को पीछे ही रहती थी ना, मतलब महिलाएं नहीं गाती थी वहाँ। तो फिर जब मैंने उनको सिखाया, उसके बाद मैं एक ग्रुप को जो जरा सीख गया था
उसको मैं ले गई अपने साथ शादी में, मेरे रिश्तेदारों की शादी थी। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने मांगल दो गीत उनसे गवाए और उसके बाद बोला कि भाई इनको जरा 1000 रुपये पिठाई लगा दे। हाँ। तो उन्होंने लगा दिया। मैंने कहा उनको ये नहीं बोलना कि बुक कराए, उनको बोलना कि न्योते हुए हैं, उनको न्योता जाता है, न्योता ही जाता है, न्योता बुक नहीं किया जाता, बुक नहीं किया न्योता ही जाता, उनको न्योता दिया जाता है सबसे पहले ब्राह्मण को और उसके बाद मंगलेरियों को, है ना। तो इसके बाद जो है हर चीज़ को न्योता देते हैं भाई। हमारे यहाँ तो जड़ी बूटी सब छोटी छोटी चीज़ें, उसको भी न्योता जाता है, दूब को भी न्योता जाता है, दूबला भी न्योता जाता है उसको, है ना। गणेश को दूब भी चढ़ती है। हाँ, सब चीज़ को मतलब न्योता जाता है, फूल पत्ती सब चीज़ को न्योता जाता है। ये केले के वृक्ष को, पैया के वृक्ष को, हर चीज़ को न्योता जाता है। तो वहाँ पर कोई जो वहाँ पर ये ढोल बजाने वाले हैं, ये जो बधाई बढ़ाई बजाते हैं, उनको भी न्योता जाता है। जो वहाँ पर ये बर्तन बनाते हैं उनको भी न्योता जाता है। किसको नहीं न्योता जाता? सबको न्योता जाता है। उनको बहुत बड़ा सम्मान सहित उनको न्योता जाता है। जैसे ये ग्रुप आपने बनाए और उनको कुछ इनकम होने लगी, तो हाँ, उनको आनंद आने लगा। तब फिर क्या हुआ कि जब पहला ग्रुप मैंने वहाँ ले गई तो उनको जब पिठाई लगी, उसके बाद वो आए दूसरे दिन, तो उन्होंने माता के सामने अपनी तरफ से पिठाई मतलब मिठाई लेकर के उन्होंने वहाँ पर चढ़ाई। तो जो बोल रहे थे हमारे यहाँ नहीं होता, तो उन्होंने कहा ये किस चीज़ की मिठाई खिला रहे हो तुम? बल दीदी बल हमको वहाँ पर ना दक्षिणा मिली, तो उसको बल हम 1000 रुपये दक्षिणा मिली बल हमें। बल हैं बल इसमें पैसे भी मिलते हैं। तो सबसे बड़ा रुपया बाप ना भैया, है ना। नहीं वो ठीक भी है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो उसमें जो है फिर वो तब फिर मैंने देखा कि जो मना कर रहे थे ना वो भी, तब एक जगह मैं गई, मैंने कहा यार यहाँ पर मुझे उसकी आवाज़ आ रही है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है जो मना कर रही थी। अब जब मैं वहाँ गई मैंने कहा गाने लगे तो हैं तो मना कर रही थी ना, इसलिए मैंने कहा सबको गाना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं, संगीत है। मैंने कहा भाई तो फिर ये संदेश फैला। हाँ, चारों। हाँ, आज घर घर मांगल गवाए जा रहे हैं। मैं उनसे हर किसी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगी, पूरे मांगल गवाइए भाई। जन्म से लेकर अंतिम समय तक भी मांगल होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, केवल हल्दी हाथ में करा दिए, बस हो गया। अरे जब बारात आती कितना बढ़िया लगता है उसमें मांगल का, उस समय जब विदाई होती तब होता, जब फेरे होते हैं तब होते हैं मांगल, क्या नहीं होता। जब बेदी बनती है उस समय मांगल गाए जाते हैं। तो पूरे मांगल गवाएं तो कितनी अच्छी बात है ना। पर कभी कभी ऐसा होता है कि पैसों के लिए बहुत ज़्यादा भी वो कर देते हैं नहीं लोग भी, क्योंकि बहुत सारे पैसे मांग लेते हैं, तो ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, कोई दे पाता है कोई नहीं दे पाता, है ना। तो पर यह है कि अपनी पसंद के अनुसार हर किसी को इसमें सहयोग देना चाहिए, है ना। तब जब तुम नहीं कराओगे तो कोई कैसे जानेगा भाई, बिल्कुल सही है ना। तो अब मैं एक जगह और शादी में गई थी, दक्षिण भारत के वहाँ पर आए थे, और कितना खुश हुए वो, कितना खुश हुए। अच्छा, है ना, मांगल गीत। हाँ, मांगल गीत गाए, उन्हें समझ में आया। हाँ, वो कहने लगे तो मांगल वो तो बहुत ही बढ़िया है, बोले तो बहुत ही अच्छा है। इससे तो भला ऐसे होती कि पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा। है ना, और बहुत बढ़िया लगा उनको। तो ऐसे ऐसे करके ऐसी महिलाएं थी जिनके पास 10 रुपये नहीं थे, हैं, और उसके बाद कंपटीशन में जाते हैं, वहाँ फर्स्ट प्राइज़ जीतते हैं। एक जगह तो झुमेलो गाया उन्होंने, और उसमें उनको 2 लाख रुपए का चेक मिला, है ना। फिर 20 लोग थे, वो लोग तो मैंने कहा 10-10 हज़ार रुपये सब बांट लो, है ना। तब उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये बांटा आपस में। तो उसमें ऐसी महिलाएं भी थी जो कि मेरे पास आई, तो डिप्रेशन में सारी काले मुंह सारा वैसा हो रहा था, झाइयाँ पड़ गई, और आज वो चहक रही हैं, पता ही नहीं लगता कि वही है क्या ये। ऐसे भी होता है, कितनों की घुटने खराब थे, डांस सिखाया उनको, तो पहले बोल दीदी हमारे बस का डांस नहीं करना, हम घायल, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। और जब गाना होता है डांस करने जाते हैं, उनका मन नहीं मानता, वो भी कूद जाते हैं डांस में। और जब वहाँ पर डांस वांस करते हैं वो, और उसके बाद पता लगता है कि ये घुटना तेरा ठीक हो गया भाई, घुटने उठने सब ठीक, कमर ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि किसी को सांस की प्रॉब्लम है, तो अब जोर जोर से मांगल गाते हैं तो वो भी ठीक हो गया। ऐसे आवाज़ बंद हो जाती थी अक्टूबर के बाद, है ना। वो खुद मैंने देखा, मंगल देवी आराधना तो है। हाँ, उनका ही आह्वान तो है उनका, और जय और यश की कामना करी जाती है उनसे, है ना। तो उसी प्रकार जो है तब ये इन लगा, तब एक मेरे पास आई, तो जब उसको 10,000 रुपये मिले होंगे, मेरे पास आई और मेरे पैर में पड़ गई। अब मैंने रोने लग गई। मैंने कहा ये काहे के लिए रो रही होगी भाई, मेरे को डर लगी। मैंने कहा घर में ठीक है सबके? दीदी हाँ सब ठीक है आपकी कृपा से।
मैंने कहा मेरी कृपा से नहीं, तेरा घर संभल रखा है। मैंने कहा सही बढ़िया होगा, तो रो काहे के लिए रही थी कि दीदी बल जिस घर में मैं 10 रुपए के लिए तरसती थी, आज बल मैं उस घर में अपने पैसों से फ्रिज लेके आई बल। तो कितनी बड़ी बात है। आज वो अपने बच्चों का देख रेख खुद कर रही हैं, उनका पढ़ाई लिखाई खुद अपने पैसों से कर रही हैं। क्या नहीं है कर रही हैं वो, आर्थिक तौर पे संपन्न, बहुत मजबूत, बहुत मजबूत, लखपति हो गई सबके सब ना। तो ये हम सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ कोई भी समारोह हो, शुभ समारोह हो, तो हमें ये कार्यक्रम जरूर करना चाहिए, देवताओं का आह्वान जरूर करना चाहिए। वो उसका बहुत शगुन है, ये जरूरी है, तभी तो सबको काम भी मिलेगा। बिल्कुल। बट मैं देखता हूँ कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब हमारे यहाँ कॉकटेल, इस पे ज़्यादा प्रसन्नता होती, जबकि हमारी संस्कृति वो नहीं थी। हमारी संस्कृति तो ये है। हाँ, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तकलीफ देती है ना, तो ये लगता तो है ही ना, पर ये है कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब जरा आंख तो खुल रही है सबकी, है ना। कम से कम मांगल में बुला रहे हैं तो रोज वो कराएं। बाहर वाले हमको ज़्यादा अहमियत हमारी समझते हैं। जब मैं बाहर ले जाती हूँ ना इनको और वहाँ पर गाते हैं ना वो, तो नतमस्तक हो जाते हैं। दक्षिण कोरिया में गई, वहाँ भी मैंने सुनाया उनको, फिर उन्होंने भी मेरे साथ वही गाया। तो गाते तो वैसे सुनाया आपने? मैंने वही दैना हो या जैसे सुनाया ना, दैना हो या खोली, ऐसे गाया ना, तो दैना हो या खोली, ऐसे उन्होंने भी ऐसे गाया। तो कितना अच्छा लगता है ना। और बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छा मानते हैं। फिर वहाँ से यहाँ आए तो फिर मेरे को मिलने भी आए, फिर मेरे को स्पेशल। और उसके बाद बेड़ो पागों में डांस भी करा उन्होंने, अच्छा, है ना, इन्हीं बहनों के साथ जो मेरे किसी फंक्शन में ले गई थी मैं, वहाँ पर उन्होंने कितना बढ़िया लगा। कितनी बड़ी है आपकी? कितने लोगों को? 20 को एक बार बुलाती हूँ मैं अपने घर में वो करने के लिए। अब इधर उधर भी जाना होता है तो किसी मैंने देखा सबको लेके ही चलती हैं आप, पूरे दल बल के साथ ही चलती है। जो नज़दीक वाले होते हैं वो चल जाते हैं। फिर ये है कि बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि वो आने जाने की सुविधा नहीं होती, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इतने ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। अच्छा है ना, आपने अपने कल्चर का प्रचार प्रसार किया और उस प्रचार प्रसार को महिलाओं की आजीविका से जोड़ दिया। वो कितनी बड़ी बात है। जिस घर में मैं 10 रुपए नहीं ले जा पाती थी, मैंने 10,000 का फ्रिज खरीदा। वो आत्मसंतुष्टि का भाव आपको कितना अच्छा लगा होगा? बहुत अच्छा, वही सबसे बड़ा सम्मान है जब ये खुशी मिलती है ना, और वो भी शिष्यों के लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, पहले का पहाड़, आपके पहाड़ में तब यूपी में था जब हम आपकी चर्चा कर रहे हैं, आज एक नया राज्य बन गया, तो कुछ अंतर लग रहा है आपको, कुछ बदलाव? अब ये है ना, अब थोड़ा सा मैं सोचती हूँ जो इस बीच वाला जो हिस्सा था ना, उसमें बहुत ज़्यादा वो हो गया था, मतलब हमारी संस्कृति बहुत डूब चुकी थी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा अक्ल आने लगी लोगों को, है ना, क्योंकि अब ये है ना कि आने जाने का साधन भी बहुत है। फिर दूसरे को भी देखते हैं कि उनके गांव में ऐसा हो रहा है, उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, तो इनको फिर अपना भी लगता है कि हमारा भी कुछ है, क्योंकि पहचान ही हमारी संस्कृति है। जब तुम अपनी संस्कृति नहीं दिखाओगे तो तुम्हारी कौन पहचान है? ठीक बात है। तुम अंग्रेजी में बात हो, तुम अंग्रेज तो नहीं हो ना, तुम्हें वहाँ की ना संस्कृति पता ना तुम्हें अपने घर की, तो तुम क्या हो? तुम तो कुछ भी नहीं हो फिर, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी संस्कृति जब हम सामने रखते हैं ना, और फिर मैं जब उनसे बोलती हूँ कि बड़े बड़े विद्वान आते हैं, तो मैं उनके सामने जब क्लासिकल के रूप में जब मैं किसी भी अपने लोक संस्कृति को रखती हूँ, तो उनको बहुत हैरानी होती है कि ऐसा भी होता है क्या। तो बड़े बड़े विद्वान मतलब उसमें बहुत हैरान हो जाते हैं। तब मैं उनसे बताती हूँ कि सृष्टि की उत्पत्ति जब हमारे यहाँ से हुई, तो संगीत भी तो स्वाभाविक रूप से यहीं से शुरू हुआ। तो तुम कैसे बोल सकते हो? हमारे जो संगीत है, हमारा जो उत्तराखंड का संगीत है, उसमें पूरा विश्व निवास करता है ना। तो अब बड़े बड़े संगीतकार जब यहाँ पर आए होंगे हमारे देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, है ना, उस समय तो पैदल ही चलते थे, गांव गांव में ये लोग गीत गाए जाते थे उस ज़माने में। तो जब उन्होंने ये गांव में गए होंगे तो वहाँ पर वो लोग गीत गा रहे होंगी महिलाएं, है ना। तो कैन चुराया म्यार बड्यालो, कैन चुराया म्यार बड्यालो म्यारो जी को जंजाल, म्यार बड्यालो म्यार बुड्याना हेल लगाई म्यार बड्यालो, कैन चुराया म्यार बड्यालो, गाँव का प्रधान मा जावा म्यार बड्यालो, कैन चुराया। कितना बढ़िया है। अब कौन सी फिल्म का है कि कौन सी फिल्म में लिया गया इस धुन को?
दैया रे चढ़ गयो पापी बिचवा, दैया रे चढ़ गयो। तो यही चीज उन्होंने, और डांस भी इसमें हमारे थड़िया और उसके तरह होता है, झोड़ा उसके तरह होता है कि नहीं होता, चांचरी की तरह होता है वो नृत्य उसमें फिल्म में। और बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने उसमें फिल्मों में ले आए, और कहाँ से कहाँ उन्होंने हमारी लोक संस्कृति को पहुँचा दिया। तो धन्य तो वो भी हैं जिन्होंने उस परंपरा को वहाँ तक पहुँचाया, है ना। दी, आप वो लोकगीत सुनाइए जो आपके सबसे नज़दीक है, जिसको आप हमेशा गुनगुनाती रहती हैं। लोकगीत तो बहुत सारे हैं। अब ये जैसे मैं अगर कोई मेला देखने जा रहे हैं कोई, और वो जो है जीजा साली में हो रही है तकरार, तो वो भी मेरे को, मैं उसी में गाने लग जाती हूँ। कोई मेरे को गाड़ी दिख गई तो पाड़ मोटर ए गई ठरारा पुआ पुआ, पाड़ मोटर ए गई ठरारा पुआ पुआ, ऐसी भी है ना। पहली मोटर ए गई ठरारा पुआ पुआ, ये भी है ना। और जब मोटर आई थी तो फिर उसमें घास भी खिला रहे हो उस मोटर को, पता नहीं उनको क्या पता कि ये क्या चीज़ है है ना। ऐसे ही था कि वो है, एक था वो कि वहाँ जाएंगे मेले में, था ना वो लोकगीत, तो जीजा साली का ही है वो, कि वो है एक तो मैंने किताबें लिख दी ना, जो बहुत सारी किताबें लिखी हैं लॉकडाउन में, सबको लिपिबद्ध किया। हाँ, सबसे अच्छा लॉकडाउन में मैंने पूरी किताबें लिख दी। और वो लॉकडाउन तो मेरे लिए बहुत स्वर्णिम समय था वो मेरे लिए। अच्छा। जब मैं अपनी तरफ देखा और अपने दिमाग से जितना भरा हुआ था सब मैंने किताबों में लिख दिया, और वो जो है स्वरलिपिबद्ध, स्वरलिपि सहित, तो वो मर नहीं सकते, कोई उनको विकृत भी नहीं कर सकता, उनकी जो मूल है चीज़ वो संरक्षित हो गई। तो अब उसमें मैंने सब लिख दिया, तो अब मैं फिर बिल्कुल फ्री हो गई, दिमाग मैंने कहा खाली, ऐसे कर दिया। तो अब मेरे को सोचना पड़ता कि कौन सा गीत रहा होगा वो। अच्छा। है ना। तो वो था क्या, सुरमा स्याली कलौटी पील्या दी, कलौटी पील्या दी, के पर भीना कलौटी पीलो लू, कलौटी पीलो लू, खंडेली का खूंटा कलौटी पील्या दी, कलौटी पील्या दी, खंडेली का खूंटा कसे लगी जालू, कसे लगी जालू, धोबी का घाट धुलाण को द्यों लू, धुलाण को द्यों। तो सुरमा स्याली, उसकी स्याली का नाम था सुरमा। अच्छा। है ना। तो वो बोले कलों टिपी लाए, कलों मतलब ये जो मटर होती है। अच्छा। मटर होते, मटर के दाने। तो उसको टीप, उनको वो करके ला के, चुन करके ला खेत से ना। तो उसने कहा किस पे लाऊं, तो उसने कहा खंडेली जो तेरे ये बांधी हुई है सिर में, इसमें टीप ला, वो थी, उसमें तो कस लग जाएगा उसका, उसमें गंदी जाएगी, उसका निशान लग जाएगा उस पर। कोई बात नहीं कि धोबी की घाट धुलाने दूंगा, है ना। अच्छा, जैसे आपने गढ़वाल के बारे में बताया ना, ऐसी कुमाऊं में भी ठीक इसी सिचुएशन में कि जो जीजा है वो साली से कह रहा है, ओ बिना कथ के जानू, ओ बिना कस के जानू दूरी हटा, ओ बिना कस के जानू दूरी हटा, हिट हिट कार्तिक जानू दूरी हटा, हिट साई कार्तिक जानू दूरी हटा, नाक मान थूली नती कस के जानू द्वार हटा, नाक मान थूली नती कस के जानू द्वार हटा, वही सुनार वही गड़ोल दूरी हटा, अरे वही सुनार वही निनोल दूरी हटा, हिट हिट कार्तिक जानू दूरी हटा। कोई वो थोड़ा है। हाँ, मतलब सिचुएशन बिल्कुल सेम है, वही है वो। हाँ। है ना। तो ऐसे सुंदर सुंदर ये सावित्री देवी जुयाल थी, बहुत बुजुर्ग थी उस समय, उनसे सीखा, उन्होंने सुनाया था मेरे को ये। अच्छा। और मुझे सब याद है मुझे कि कौन सा गाना मैंने किससे सीखा था, ये सब चीज़ ना। तो ऐसे ये भी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। और किसी के साथ, जैसे आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ गाया। हाँ। और किन किन के साथ आपने? चंद्र सिंह राही जी के साथ गाया मैंने नेगी, और वो क्या नाम है,
चल रूपा बुरा सको फूल बणी जोला चम चम हीट चीचाण्यों को पानी पियोला चम 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 हिमालय की चांदी सी बर्फ छल 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 छोया छना चौडांडू तरफ हिला सकी बोली बाणी उड़ी उड़ी जला। ये जी सिंह जी साथ गाया था। तो वही अनुरागी जी मेरे को बोलते थे कि चल इनके साथ गा, मैं रिकॉर्ड करूंगा। वरना मैंने कोई लोकगीत इतना, मैं 31 साल नजेबाद में रही, पर मैं सोचती हूँ 32 साल आप वहाँ रहे। हाँ, तो इतनी 32 लोकगीत भी नहीं करे मैंने वहाँ। अच्छा। रिकॉर्ड अपने ना, क्योंकि मैंने सब आने के बाद अपना सारा समय फिर लोकगीत को दिया। हाँ, उसके बाद मैंने सब दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे कलाकारों को सिखाया जिनको एक अ नहीं आता था। अच्छा। उनको अगर उनकी आवाज़ अच्छी ना, उनको पास कर दिया, पर सिखाया खुद फिर ना। आज वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। अब जैसे ये तो आजकल आप देखती है कि हम उत्तराखंड में अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं। हाँ। है ना, और हमने अपने गांव छोड़ दिए। हाँ। उसके बहुत कारण है, उसमें किसी को दोष देना ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि कभी आपके मन में आता है कोई ऐसा समय आएगा जब हमारे सारे लोग वापस आएंगे, फिर से हमारे पहाड़ में रौनक आएगी, फिर से हमारे गांव गुलजार होंगे, फिर से उस आंगन में खुशहाली आएगी, फिर से वो खेत हरे भरे होंगे? पर ये है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। जब सब कुछ हम किसी दूसरे को दे देंगे तो उससे कैसे ले सकते हैं, है ना। फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं है हमारे पास, है ना। क्योंकि हम खुद ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे देखे मैंने कि वो पता नहीं कहाँ वाले को बेच रहा था, और मैंने जब उससे पूछा कि तू क्यों बेच रहा है इस ज़मीन को, तो उसने कहा कि मेरे को पैसे चाहिए ना। मैंने कहा सब कुछ पैसे नहीं होता, काहे के लिए तो इसको ऐसे वो कर रहा है। तो बुजुर्गों ने कैसे ज़मीन जोड़ी होगी? हाँ, कैसे जोड़ी होगी। तब उसने कहा कि तो क्या करूँ मैं, मेरे को तो चाहिए ना पैसे, तो किसको दूंगा, आप लोग ही क्या उसको। मैंने कहा ला मुझे दे दे, मुझे दे दे। तब फिर मैंने वो खरीदी ना, और इतनी महंगी उसने मुझे दी जिसकी कोई हद नहीं ना। तो ऐसे ऐसे भी हैं दुनिया में, पर कितना लेगा कोई भी, कितना लेगा, है ना। वो तो खुद उनको सोचना चाहिए ना, जो बेच रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए। अब समय आ गया ना, हमें सच में सोचना चाहिए, मिट्टी हमारी सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कुछ नहीं, हम तो कहीं के नहीं रहे ना, घर के ना घाट के, कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी ये ज़मीन को वो करना, संरक्षित करना। दी मुझे लगता है कि हमारा वार्तालाप जो है कई दिन तक चलेगा। आपके पास आप खजाना है, आप सागर हैं सच में। लेकिन आप हमारे स्टूडियो में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और संघर्ष, महिलाओं को कैसे एम्पावर्ड किया जाता है, कैसे कुप्रथाओं से लड़ा जाता है, और इन सब पे भी ईश्वर पे विश्वास होना कि कोई शक्ति है जो हमारे साथ खड़ी है और हमें आगे ले जाएगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। तो डॉक्टर माधुरी बर्थवाल, उनके जीवन के संघर्ष की और किस तरह से उन्होंने अपने आप को लोकगीतों के लिए समर्पित किया, महिलाओं को एम्पावर्ड किया, और सबसे बड़ा विश्वास कि एक शक्ति पे विश्वास रखना कि वो हमारे साथ है और निरंतर आगे बढ़ना। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी को लोकगीतों को, लोक संस्कृति को, हमारी जो परंपराएं हैं उन्हें आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है, ताकि जो ये हमारी समृद्ध संस्कृति है, जो हमारा अभिमान है, जो हमारा स्वाभिमान है, वो अगली पीढ़ी को भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पॉडकास्ट को देखने के लिए।